एक्सरसाइज 2 में कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। ठीक है भाई बताओ। एक्सरसाइज 2 में भाई अगर किसी ने कंप्लीट नहीं किया है तो वो बहुत बेकार बात है, वो बिल्कुल ठीक नहीं। अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है बेटा, तो इससे मतलब देखो आप ईमानदारी से बता दिया उसके लिए मैं खुश हूँ, लेकिन अगर आपने काम नहीं किया बेटा तो वो गलत बात है। ये अपने लिए बहुत डेंजरस है, ठीक है? तो मैं ना मतलब अब एक्सरसाइज 2 को डिस्कस तो करूँगा पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्योंकि मुझे बताना तो है। अगर आपने डिस्कस कर लिया तो मेरे पास डाउट्स के लिए काफ़ी कम बचा होगा फिर आपका। लेकिन जो बच्चे मतलब डाउट क्लास में नहीं पूछे होंगे, कुछ बच्चे होते हैं उनको लगता है नहीं-नहीं सर से ही पूछ लेंगे हम, तो मैं उनको भी बता देता हूँ, ताकि अपन को कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना? क्योंकि बाद में फिर आप कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करें, मतलब तो इसलिए बनाया इसको। तो कुछ-कुछ क्वेश्चन्स अपन भी प्रैक्टिस कर लेंगे क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है। तो आप उसको भी चेक कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं। एनिलीन वाला पार्ट नहीं समझा, ठीक है मैं बता दूँगा। एनिलीन वाला पार्ट मैं समझा दूँगा। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपको अगर कोई भी डाउट है ना, तो आप मुझे बता देना, मैं आपको समझा दूँगा। ठीक है? क्योंकि मैं चाहता हूँ जितना थोड़ा-सा तुम लोग मतलब मुझे ज़्यादा अगर टाइम दोगे ना, तो मैं आपको ज़्यादा बहुत ज़्यादा बता पाऊँगा। तो इसलिए अपने डाउट क्लास में मैक्सिमम डाउट पूछ लो और जहाँ आपको लगे कि नहीं यार यहाँ तो हेजिटेशन रह गया, वो आप पूछ सकते हो। तो पार्ट 1 का 2 किसी ने पूछा था मुझसे, तो पार्ट 1 के सेकंड क्वेश्चन में आपने पूछा है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द चार्ज डिलोकलाइजेशन इज़ नॉट पॉसिबल। देखो एक बात है, एक तो मैंने आपको ऐसे बताया कि चार्ज का डिलोकलाइजेशन इधर NH3 है, पॉजिटिव चार्ज है, ये डिलोकलाइज नहीं हो सकता, तो ऑक्टेट का हमेशा ध्यान रखना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी स्कोरिंग होगा आपके लिए, बस आप गड़बड़ नहीं करें, ठीक है? तो एक तो मैंने ऐसे बताया। दूसरा बात है कि मान ले अपने पास ऐसे गिवन है, मान लो अपने पास ऐसे गिवन है कोई स्ट्रक्चर, तो अपन कहेंगे देखो भाई इधर इसको ले जाएं, इसको पहली बात तो ये स्ट्रक्चर ही पॉसिबल नहीं है। हाउ कैन यू से दैट कि भाई यहाँ पर इसके तो 8-10 इलेक्ट्रॉन बना रखे हैं, ये तो गड़बड़ी हो जाएगा। इधर डिलोकलाइजेशन की बात करते हैं कि अगर इधर डिलोकलाइजेशन करें अपन तो इसको डिलोकलाइज करके मैं इसको डिलोकलाइज नहीं कर सकता, इसको डिलोकलाइज करूंगा तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो अपन कहेंगे अपन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन तो पॉसिबल है, लेकिन अपन कहेंगे जैसे कोई पॉजिटिव चार्ज ऐसे ही बना, तो अपन यहाँ पर डिलोकलाइजेशन नहीं करेंगे। रीजन क्योंकि यहाँ ये ज्यादा स्टेबल है, यहाँ आएगा तो विड्रॉइंग ग्रुप है। भाई यहाँ पर डबल बॉन्ड लिख के यहाँ पॉजिटिव चार्ज लिखेंगे तो ये तो विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर विड्रॉइंग ग्रुप है तो अपन को पता है कि अपन को क्या करना है। और एक बात अच्छे से ध्यान रखना, अगर किसी ने इसमें गलती किया ना तो सोच लेना कि मतलब अपन को फिर तो सर से मतलब गुस्सा होना ही होना है सबको, कि इसमें एक तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है अपन को अच्छे से पता है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो इसका प्लस ही इफेक्ट होगा या माइनस ही इफेक्ट होगा, तो अपन कहेंगे भैया इसका प्लस है। इसका और इसका प्लस इफेक्ट होता है ये अपन को पता है, और जरूरी नहीं कि ऐसे लिखें, मेरी मर्जी मैं इसको ऐसे लिखूंगा पोटेशियम या सोडियम, या मैं पोटेशियम ऐसे लिख दूं सोडियम। तो आपने बता रखा है कि O नेगेटिव का मैक्सिमम होता है और CO नेगेटिव का भी अगर आपने ऐसे लिखा हुआ है तो इसका भी प्लस इफेक्ट होता है, ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा था किसमें डिलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो अपन कहेंगे देखो भाई आपने पहला वाला कंपाउंड तो यही बना रखा है, इसमें डिलोकलाइजेशन पॉसिबल है। मैंने तो वो देखा भी नहीं था और बस क्वेश्चन पढ़ के ही बताना शुरू कर दिया था। दूसरा अपन चेक करेंगे तो अपन कहेंगे देखो सर आपने साफ-साफ बताया हुआ है कि अगर नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है और उसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो वहां उस पॉजिटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन नहीं होगा अनलेस वो नाइट्रोजन एटम डबल बॉन्ड से अटैच हो। अगर ऐसे होगा तो अपन कहेंगे ठीक है, ये तो आपने बता रखा है कि आप डिलोकलाइज कर रहे हैं इसको, क्योंकि इधर अपन इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देंगे ना उस पे, तो ये डबल बॉन्ड से थोड़ी अटैच था, तो मैं ऐसे नहीं कर सकता वरना नाइट्रोजन का ऑक्टेट एक्सपैंड हो जाएगा, वो डिलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं। ठीक है, फिर थर्ड वाला, आपने नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन ले लिया। भाई यहाँ पर अपन को ऐसे गिवन है, अभी अपन क्या कहेंगे, आपने यहाँ पर क्या किया है मेरे लिए, आपने यहाँ पर एक और हाइड्रोजन लगा दिया, अब पॉजिटिव चार्ज लिखा है, एक लोन पेयर है, तो अपन क्या करेंगे, अपन कभी भी इसको ऐसे नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि ऑक्टेट एक्सपैंड हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो अपन कहेंगे ठीक है, लोन पेयर को पॉजिटिव चार्ज को अगर लोन पेयर को मैं ऐसे शिफ्ट कर लूं तो अपन कहेंगे और भी ज्यादा डेंजरस। अगर लोन पेयर को इधर लेके आएगा दूसरा पॉजिटिव चार्ज आएगा,
क्योंकि लोन पेयर को रिंग की तरफ लाने से OH लिखने से अपने पास ऐसे OH होगा, तो ये लोन पेयर लाने से इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। अगर उसमें पहले से पॉजिटिव है तो दूसरा पॉजिटिव चार्ज कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नहीं जा सकता, तो वो गलत है, उसमें डिलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। अपन कहेंगे डी वाले में पॉसिबल है डिलोकलाइजेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये डी वाले में अपन को पॉजिटिव चार्ज गिवन है और इसमें O नेगेटिव गिवन है। अब अपन कहेंगे सर देखो ये तो यहाँ पर जो गिवन है ये तो एरोमेटिक है, तो ये क्यों होगा डिलोकलाइज? तो अपन ने कहा वो थोड़ी बोल रहा है, अपन तो इस डिलोकलाइजेशन की बात कर रहे हैं। इधर तो होगा ना डिलोकलाइज, वहां तो कोई भी डिलोकलाइजेशन, इसमें होगा डिलोकलाइज। अब अपन थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है ना? अब अपन थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, तो अपन चेक करते हैं थर्ड क्वेश्चन में कैसे बताना है अपन को। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कम तब होगा, पोटेंशियल एनर्जी कम तब होगा जब स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो बस कहेंगे भाई डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो अपने पास देखो ना थर्ड वाले में बिल्कुल सीधा सीधा बना हुआ है भाई, सब के सब एक ऐसे बना हुआ है और इसमें नाइट्रोजन है और CH3 और CH3, ये एक स्ट्रक्चर है। दूसरा स्ट्रक्चर अपने पास ऐसे और इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इधर नाइट्रोजन है CH3 और CH3। इन दोनों में ये ज्यादा, ये अनस्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम। ऑक्टेट तो कंप्लीट है ना सभी का, इसमें कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट, तो इसकी एनर्जी ज्यादा। फिर उसके बाद आपने दूसरा स्ट्रक्चर बना रखा है, एक और थर्ड स्ट्रक्चर दे रखा है आपने, इसमें OH लिखा है, डबल बॉन्ड N, पॉजिटिव चार्ज है, ये भी ज्यादा स्टेबल होगा। ये तीनों स्ट्रक्चर में इसमें सभी एटम के ऑक्टेट कंप्लीट है, इसमें भी सभी एटम के ऑक्टेट कंप्लीट है, इसमें इसका नहीं है, तो ये अनस्टेबल है इन दोनों से। अब इन दोनों में तो अपन कहेंगे भाई आपने कहा था इधर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, उधर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे ज्यादा स्टेबल है। ये दोनों ज्यादा स्टेबल थे, ये दोनों ज्यादा स्टेबल थे इससे, और इन दोनों में अगर स्टेबिलिटी चेक करेंगे तो नाइट्रोजन ज्यादा स्टेबल, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, मतलब 3 1 2 ये था। और वही अपन रेजोनेंस एनर्जी बता देंगे, सबसे ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी इसकी, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात अगर अपन करेंगे तो ये क्वेश्चन अपन ने क्लास में किया हुआ है कि अगर सेम साइज के एटम है तो अपन चेक करते हैं कि किस एटम पे पॉजिटिव चार्ज है। यहां पर अपन ने कार्बन, ये बिल्कुल ऑक्सीजन कार्बनेट आयन को लेके मैंने क्लास में डिस्कस किया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन। अगर मेरे पास CH3S नेगेटिव है और CH3O नेगेटिव है, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा दोनों में से? तो अपन को पता है नेगेटिव चार्ज इस पे ज्यादा डिस्पोज होगा इसके कंपैरिजन में, इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो अपन कहेंगे ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। हाँ, तो मैंने कब कहा? इस पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो चार्ज का स्ट्रेंथ भी तो ज्यादा होगा, और जबकि अपन को स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए? बड़े फुटबॉल पे एक नेगेटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करो और छोटे बॉल पे एक नेगेटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करो। इस पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, ये प्रोटॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, मतलब ज्यादा रिएक्ट, तो स्टेबिलिटी कम, उससे बता। इसी से अपन से 6th वाला भी पूछा है इसमें कि सर इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना है। किसी को डाउट होगा तो वो बताएगा, मैं उसको बताऊंगा कि भाई कैसे अपन ने क्वेश्चन को सॉल्व किया, अगर कोई डाउट होगा तो उस क्वेश्चन में ना आप आराम से देख सकते हो, जिसमें नेगेटिव चार्ज सल्फर पे और ऑक्सीजन पे है वो ज्यादा स्टेबल होगा रादर देन सल्फर और नाइट्रोजन पे, क्योंकि ज्यादा इन दोनों में शेल सेम है। जब पीरियड सेम होता है ना, अगर एटम का पीरियड सेम होता है तो अपन कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ज्यादा स्टेबल। डिस्कस भी किया अपन ने काफी कुछ। इनकरेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करनी है अपन को, तो इनकरेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर में अपन ए की बात करते हैं पहले। अपने पास गिवन है CH3CHO नेगेटिव है और CH डबल बॉन्ड CH2। हम सबको पता है डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज में कोई कॉन्जुगेशन नहीं। अब वो कह रहे हैं कि कहां पर, इसमें पी पाई नहीं, पी पाई इसमें क्यों चेक करूंगा? आपने कार्बोकेटाइन के लिए बताया था, नेगेटिव चार्ज के लिए थोड़ी बताया था। नेगेटिव चार्ज के लिए तो आपने डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, इसमें थोड़ी पी पाई ओवरलैप, वो आपने पॉजिटिव चार्ज के लिए बताया था, राइट? अब देखो यहां पर डिलोकलाइजेशन नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड जो एटम होल्ड करेंगे उससे जो वेरी फर्स्ट एटम है उस पर नेगेटिव चार्ज होना था, जबकि इसमें बिल्कुल ऐसे क्यों? ऑब्वियसली बात है इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि इसमें डिलोकलाइजेशन। अपन क्या कहेंगे, देखो भाई इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है इससे,
इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है इससे, तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी इससे, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी इससे। दोनों में डबल बॉन्ड को अगर रिड्यूस करना है तो इसमें रिड्यूस करना ज्यादा इजी होगा, क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी कम है डबल बॉन्ड। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसका ज्यादा होगा इससे। मतलब अपन बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं एक ही उससे। मैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलूंगा तो अपन कहेंगे अच्छा डबल बॉन्ड को रिड्यूस करना है, इसकी स्टेबिलिटी कम है उससे, क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबिलिटी। तो इस टाइप से अपन को एक ही एग्जांपल में बहुत सारे क्वेश्चन बता सकते हैं। तो अपन को बताना था इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अपन ने कहा इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है इससे, करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप ऐसे लिखोगे, अपन को ऑप्शन में शायद ऐसे गिवन है, यही अनस्टेबल है, इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है, इसमें कॉन्जुगेशन है, दिस इज मोर स्टेबल। यही वाला गलत हो गया, दूसरे वाले को चेक करते हैं। देखिए अपन को पता है इसमें तो आपने सिर्फ नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ है, जबकि इधर तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी, इसमें तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी, इसमें तो है ही। इवन अगर इसमें भी रेजोनेंस ऐसा भी होता तो भी अपन को पता है ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनाएगा, इसमें रेजोनेंस स्टेबिलिटी बहुत कम होगी। रीजन क्योंकि नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आ रहा है, जबकि इस पे ऑक्सीजन पे आ रहा है, फिर भी इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ये और ये होता तो अपन कहते हैं इसमें रेजोनेंस नहीं है, तो ये ज्यादा स्टेबल, क्योंकि इसमें रेजोनेंस है। ठीक है। थर्ड वाले स्ट्रक्चर में अगेन सी वाले में रेजोनेंस स्टेबिलिटी है, डबल बॉन्ड। अगर CH2 डबल बॉन्ड CH है और CH2 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इससे, CH3 CH2 CH2, क्योंकि इसमें सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन। थर्ड वाले में अगर अपन चेक करेंगे तो रेडिकल डी वाले में, ये सी वाला था इसमें रेजोनेंस स्टेबिलिटी है, डी वाले में रेडिकल जो है वो, एक रेडिकल जो है वो रेजोनेंस स्टेबिलिटी है पहला वाला। इसमें डिलोकलाइजेशन होगा, क्योंकि दो डबल बॉन्ड जो एटम डबल बॉन्ड को होल्ड करते हैं उनसे वेरी फर्स्ट एटम पे रेडिकल है, देयर इज अ कॉन्जुगेशन। लेकिन यहां पर क्या है कि रेडिकल लिखा आपने, लेकिन बीच में CH sp3 आ गया, फिर तो रेजोनेंस नहीं हो सकता। अगर बीच में कोई sp3 एटम आ जाए तो फिर रेजोनेंस बनाना पॉसिबल नहीं है। sp3 कार्बन आएगा तो रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, ये ज्यादा स्टेबल, ये रेजोनेंस स्टेबल। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। अच्छा एक और बात, मतलब बार बार मुझसे कोई स्टूडेंट पूछ रहा था, एक क्वेश्चन पूछ रहा था बार बार, और उसमें झगड़ा भी चल रहा था, वो मतलब बार बार क्वेश्चंस, क्योंकि सुबह क्लास चल रही थी मेरी, तो उस क्वेश्चन में बोल रहा था भाई कि भाई इसमें ना कैसे बताएं अपन स्टेबिलिटी। आई रिमेंबर दैट क्वेश्चन। अब पॉजिटिव चार्ज था, फिर इसमें CH डबल बॉन्ड CH और इसमें C डबल बॉन्ड CH2 था, और इसमें ऐसे, ये क्वेश्चन। ठीक है, वो बता देता हूं मैं, फिर क्वेश्चन पूछा जो आपने 7th वाला में बताता हूं। तो अपन क्या करेंगे इसमें, जैसे अपन चेक करेंगे तो इसमें अगर अपन से पूछेंगे एट हाउ मेनी प्लेसेस द पॉजिटिव चार्ज विल गेट डिलोकलाइज्ड, तो अपन कहेंगे देख भाई इधर डिलोकलाइजेशन होगा, तो मेरे पास ऐसा है CH डबल बॉन्ड आ गया, तो इस वाले का पॉजिटिव चार्ज, अब डबल बॉन्ड CH। अब अपन क्या कहेंगे भाई, ये डबल बॉन्ड, दो एटम जो डबल बॉन्ड को होल्ड करते हैं उनसे वेरी फर्स्ट एटम पे पॉजिटिव चार्ज, दो एटम जो डबल बॉन्ड होल्ड करते हैं उनसे वेरी फर्स्ट एटम पे पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ डिलोकलाइजेशन, तो मेरे पास यहाँ डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब अपन कहेंगे इसमें नहीं ले जा सकते इस पॉजिटिव चार्ज को, इम्पॉसिबल, वो उधर नहीं जाएगा कभी। रीजन, अब पॉजिटिव चार्ज को फिर डिलोकलाइज करूंगा तो ऐसे आ जाएगा इधर, लेकिन रिंग के अंदर नहीं जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज कभी इस पे नहीं आ पाएगा ना। अगर इस पे आता पॉजिटिव चार्ज, अगर रिंग इससे अटैच होता तो अपन कहते हैं अंदर चला जाएगा, अगर इससे अटैच होता तो अपन कहते चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर डिलोकलाइज हो जाएगा। मतलब रिंग को उस कार्बन से अटैच होना चाहिए था जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो, या तो इससे या फिर इससे, तो ही रिंग के अंदर जा सकता। तो उसका एक और आर्गुमेंट था कि सर अपन इसको डिलोकलाइजेशन की बात कर रहे हो तो ये हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं बोल सकते अपन कि भाई डिलोकलाइज ही तो करना है। नहीं, तो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर को कभी डिलोकलाइजेशन में काउंट नहीं करना पॉजिटिव चार्ज, दैट इज अ पार्शियल बॉन्ड, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करता है जरा सा, वो डिलोकलाइजेशन नहीं है पॉजिटिव चार्ज, दिस इज डिलोकलाइजेशन, राइट। तो मैं बता, नेक्स्ट अपन लिख सकते हैं
सेवेंथ में पूछा है उसने कि भाई बी या सी, तो लीस्ट रेजोनेटिंग कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर बताना है। तो ठीक है, मतलब ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया, जिसने पूछा था उसको समझ में आ गया क्या करना है अपन को। तो मैं इसमें चेक करता हूँ, अच्छा इसमें बनाई था तो मैं उसमें भी आपस में स्टेबिलिटी बता सकता था कि आपस में स्टेबिलिटी किसमें ज्यादा होगी। तो फर्स्ट वाले में हाइपर कॉन्जुगेशन था, थर्ड वाले में भी कॉन्जुगेशन था दोनों तरफ से, और फर्स्ट वाले में लीनियर कॉन्जुगेशन था, तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी सेकंड। और थर्ड वाले में 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया था, तो उसकी स्टेबिलिटी अपन कम बता दें। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना आप, ठीक है, क्योंकि ओसी में मुझे मार्क्स मैक्सिमम चाहिए आपके। आप डाउट कुछ भी पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर नहीं आ रहा है क्योंकि काफी जगह हुआ नहीं हो। जीओसी 1 ही आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, और सॉल्यूशंस वाला चैप्टर बस। लीस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में आपको बी और सी में आपको डाउट है, आप बी और सी में चाहते हो कि भाई इन दोनों में बता दो क्या करना है। CH2 को पॉजिटिव चार्ज है, CH पे नेगेटिव चार्ज है, और मेरे पास नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड है, और ये O हो गया। इधर आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड को पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बना दिया, चले। अब अपन कहेंगे इन दोनों को चेक कर लेते हैं, सी वाले को। CH2 पे नेगेटिव चार्ज है, इधर मेरे पास CH पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। और उसके बाद आपने कहा कि भाई इधर नाइट्रोजन है और डबल बॉन्ड है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, उसको आपने पॉजिटिव नेगेटिव। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देख भाई पहले तो ये कि पॉजिटिव नेगेटिव, इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव है, तो ये इसको भी न्यूट्रलाइज कर सकता है, इसको भी न्यूट्रलाइज कर सकता है, लेकिन ये इसको तो न्यूट्रलाइज कर सकता है, लेकिन इधर रिपल्शन होगा, और रिपल्शन का मतलब एनर्जी बढ़ेगी, मतलब ये कम स्टेबल है। जो कम स्टेबल होगा उसका कंट्रीब्यूशन भी रेजोनेंस फिनोमेना में लीस्ट होगा, कम होगा। कम स्टेबल मतलब रेजोनेंस एनर्जी में उसका कंट्रीब्यूशन कम, रेजोनेंस एनर्जी में उसका कंट्रीब्यूशन भी कम। ठीक है, किसी को डाउट नहीं? तो हम ऐसे चूज कर सकते हैं कभी भी दो, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था ना मैंने कि एडजेसेंट एटम पे कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं आने चाहिए। इवन अपन ने लिखा था कि अगर दो एटम है और एक एटम के पास लोन पेयर है और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है, हाईली अनस्टेबल, हाउ कैन यू राइट दैट? इधर तो नेगेटिव चार्ज की बात हो रही, आप दोनों पे पॉजिटिव चार्ज कैसे रख सकते हो? इनमें तो रिपल्शन होगा, पैसिव रिपल्शन की पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा। बोले आप मुझसे कितना भी क्वेश्चन पूछो, लेकिन मतलब आपको अच्छे से आना चाहिए। आप सारे क्वेश्चन चेक करो, अगर किसी को डाउट है तो वो डाउट पूछेगा, जो भी आपके डाउट है आप पूछ सकते हो फ्रीली, वो सारे डाउट्स बताऊंगा। और जिसमें आपको लगता है कि यार इसमें मतलब थोड़ा सा और जानना है, तो आप मुझे बता दो कि उससे आप मुझे बताओगे तो थोड़ा सा मुझे भी कॉन्फिडेंस रहेगा, क्योंकि अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई मार्क्स लूज नहीं कर सकते अपन, बिल्कुल। पार्ट 1 का 13 क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है। ठीक ना, 13 क्वेश्चन में अपने पास ऐसे था कि मेरे पास ऐसे बॉन्ड, ये अपन को बात, फिर आपने इसको ऐसे लिख दिया, फिर आपने इसको ऐसे लिख दिया। इनमें तो स्ट्रक्चर बनाना ही अपन को मतलब मेन पार्ट होगा कि आप स्ट्रक्चर बना कैसे रहे हो, क्योंकि तीनों ही सभी नक्तलीन है ना ये तो अपन इसको सभी एंथ्रासीन है, नक्तलीन नहीं एंथ्रासीन है, तो अपन इनको बना देते हैं। ऐसे सभी में कॉन्फ़िगरेशन, बॉन्ड के पोजीशन ही डिफरेंट है बस। तो ये अपन को 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है। चलो देखते हैं अपन को क्या करना है। पता अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई इस वाले में, राइट ना, सो अपन लिखेंगे इस वाले का, देखो ये 1 2 3 अपन को गिवन है, तो अपन क्या करेंगे देखो यार, इसमें ये रिंग एरोमेटिक है, बाकी कॉन्जुगेशन। अपन कहेंगे इसमें इसमें भी तो ये रिंग एरोमेटिक है, लेकिन अपन कहेंगे एक बात इसमें है, ये बॉन्ड मैं यहां भी अज्यूम कर सकता हूं, यहां भी अज्यूम कर सकता हूं। अगर ये बॉन्ड मैंने यहां लिखा तो ये रिंग एरोमेटिक, और यहां लिखा तो ये रिंग एरोमेटिक, मतलब एक से ज्यादा रिंग एरोमेटिक हो सकता है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसमें ये बॉन्ड कभी यहां नहीं आ सकता ना, अब यहां रिंग है ही नहीं तो लाने का फायदा क्या?
भाई यहाँ डबल बॉन्ड होगा तो उधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। इधर होगा तो ये वाला रिंग एरोमेटिक हो जाएगा, इधर होगा तो ये वाला रिंग एरोमेटिक हो जाएगा। मतलब एक से ज्यादा रिंग, मतलब ये जो ऑर्बिटल्स हैं वो इधर भी मिक्स हो सकते हैं और इधर भी मिक्स हो सकते हैं, लेकिन ये वाला ऑर्बिटल इधर नहीं जा सकता क्योंकि आपने ऐसे बनाने में बॉन्ड बना के आपने स्टेबिलिटी, तो अपन कहेंगे 2 इज मोर स्टेबल। इसकी बात करें, इसमें भी यही होगा, ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, मतलब दो रिंग एरोमेटिक और एक कॉन्जुगेशन। मतलब इधर भी यही था, दो रिंग एरोमेटिक और कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन इधर भी दो डबल बॉन्ड का है, इधर भी दो डबल बॉन्ड का, लेकिन ये दोनों रिंग एरोमेटिक हो सकते हैं, तो अपन लिखेंगे 2 = 3 आ जाएगा। इधर अपन चेक करेंगे तो बिल्कुल उस स्ट्रक्चर को बस आपने क्या किया, घुमा दिया 180, तो ये बना दिया, तो 1 = 4 आ जाएगा। इसमें एक ही रिंग एरोमेटिक होगा ना, ये वाला, क्योंकि बॉन्ड आपने बाहर की तरफ बनाया। आप अगर इधर बनाते तो मैं तो कहता कि दो रिंग एरोमेटिक हो सकते, ठीक है। ये आएगा आपके पास स्ट्रक्चर। एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 का 12th भी पूछा है, मैं 12th वाला बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12th वाले में गिवन है, in which case the sigma bond and pi bond electrons both are attracted in the same direction। same direction मतलब माइनस आई भी हो और m भी उसी डायरेक्शन में आना चाहिए। तो सेम डायरेक्शन में अपन कहेंगे, देखो भाई 12th वाले में अपन लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, ये लोग अपन को पता है इस वाले बॉन्ड में जो सिग्मा बॉन्ड है उसमें माइनस आई का डायरेक्शन ये है, लेकिन प्लस m का डायरेक्शन ये होगा और माइनस ई का डायरेक्शन ये है अपोजिट। ये तो ऑप्शन है, वो 12th वाले ही बता रहा हूं, वेट करते हैं। चलेगा, कर दूंगा मैं, वो साइक्लोऑक्टा ट्रैक्टराइड का भी स्ट्रक्चर पूछा है, आपको जो भी चाहिए आप बस लिख दो, मैं उसको बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब अपन कहेंगे सेकंड वाला। सेकंड वाले में देयर इज नो कॉन्जुगेशन, ये ए वाला था, ये बी वाला है। सेकंड वाले में अपन कहेंगे देयर इज नो कॉन्जुगेशन, CH3 CH2 NH2 अपन को गिवन है, ये लोन पेयर है, इसमें कॉन्जुगेशन है ही नहीं क्योंकि डबल बॉन्ड है ही नहीं, इसमें सिर्फ माइनस आई है, वो भी इस डायरेक्शन। और अपन को पता था कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड है ही नहीं इसमें, तो सिग्मा ही है बस, तो ये तो ऑप्शन बताऊंगा ही, इसमें तो सिर्फ माइनस आई था, तो सी की बात करते हैं। सी में अपन कहेंगे देख भाई, CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH है, CH है, डबल बॉन्ड है और O है, इसमें कॉन्जुगेशन है क्या, तो अपन कहेंगे बिल्कुल है ना, ये ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है और ये CHO है जिसका माइनस आई होता है, माइनस आई। और इसमें अगर अपन चेक करेंगे तो देखो भाई, कभी अपन ये बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट नहीं कर सकते, वरना ऑक्सीजन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज और उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, तो फिर ये इम्पॉसिबल फिनोमेना है, ये कर सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कोई प्रॉब्लम नहीं, कार्बन पॉजिटिव चार्ज होल्ड करता है, एम का डायरेक्शन भी है, दोनों भी है, सी डॉट। एक बार डी को भी चेक कर लेते हैं। डी में अगर अपन चेक करेंगे तो देखो भाई, CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH है, O CH3 लिखा है। एक बात का और ध्यान रखना, कभी कभी अपन को ना ऐसे सीएल में कभी भी ये गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोन पेयर नहीं भूलना कि सीएल के पास लोन पेयर है, किसी भी एटम के पास अगर लोन पेयर है तो वो कभी गलती नहीं करना उसमें। इधर वो तो सीएल जैसे बन गया भाई, माइनस आई इसमें होगा क्योंकि ये OCH3 ग्रुप है, तो इसका माइनस आई होगी डायरेक्शन, और प्लस एम इट विल बी लाइक दिस, ऐसे बनाओ प्लस एम के लिए, CH2 इस पर नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट हम लिख सकते हैं, तो एम का डायरेक्शन ये हो गया और आई का डायरेक्शन ये हो गया, तो अपन को पता चल गया कैसे अपन को बताना है। एक मिनट में साइक्लो ऑक्टा टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर बता देते हैं। साइक्लो ऑक्टा टेट्राहेड्रल हैज लाइक दिस, इट इज, अब आपने लिखा साइक्लो ऑक्टा मतलब 8 मेंबर, 8 मेंबर ट्री, साइक्लो ऑक्टा कहा 8 मेंबर ट्री, और आपने कहा टेट्राईन मतलब 4 ईन, लो लो, इट इज नॉन प्लेनर कंपाउंड, ये एक नॉन प्लेनर कंपाउंड। हमें कैसे पता नॉन प्लेनर है, हाँ तो एरोमेटिक, अपने एरोमेटिसिटी पढ़ाया था ना, तो एरोमेटिसिटी में बोला था ना कि 7 मेंबर्ड रिंग तक ही प्लेनर रिंग्स होते हैं, 7 मेंबर्ड रिंग तक ही प्लेनर होते हैं, ये नॉन प्लेनर रिंग है।
इसमें नॉन प्लेनरिटी में इसमें क्या होता है कि ये ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है, इसको ऐसे बना सकते हैं, दैट इज लाइक अ टर्म शीट। एरोमेटिसिटी में एक बात को ध्यान रखना कि अगर रिंग का साइज 7 मेंबर्ड से ज्यादा है तो वैसे ही बता देना नॉन एरोमेटिक, ये सब टर्म शीट ऐसे होता है, ये टर्म हो गया और वो ऐसे टिकने वाला है ऐसे। सो इट कैन नॉट बी एंटी एरोमेटिक, अपन इसको एंटी एरोमेटिक नहीं बोल सकते क्योंकि एंटी एरोमेटिक के लिए भी मॉलिक्यूल को क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। मतलब फर्स्ट टू कंडीशन ना, कॉन्जुगेशन भी होना चाहिए, प्लेनर भी होना चाहिए, फिर अपन कहते हैं 4n इलेक्ट्रॉन है तो एंटी एरोमेटिक, 4n+2 है तो एरोमेटिक। अब ये तो नॉन प्लेनर है तो ये एंटी एरोमेटिक, क्योंकि एंटी एरोमेटिक के लिए भी रिंग को प्लेनर होना चाहिए। ये साइक्लोऑक्टेट्राइड। अब इसमें क्या होता है ना कि जैसे कॉन्जुगेशन, ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा तो इसमें ना, क्योंकि बहुत ज्यादा कार्बन एटम है तो कॉन्जुगेशन थोड़ा स्लो हो जाता है, कॉन्जुगेशन थोड़ा स्लो, तो ये आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। जैसे बेंजीन में तो नहीं जाता आउट ऑफ प्लेन, उसमें तो 3 ही डबल बॉन्ड थे, 3 डबल बॉन्ड है तो नहीं जाएगा। और अगर अपन कहेंगे अच्छा दोनों में से रेजोनेंस एनर्जी अगर देखेंगे तो ऑब्वियसली बात है, तो एरोमेटिक है तो उसकी ज्यादा, इन बॉन्ड्स को भी रिड्यूस करना इजी होगा क्योंकि वो रेजोनेंस एरोमेटिक स्टेबलाइज करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है वो ज्यादा है इससे, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ कम आ पा रहा है इसलिए वो आउट ऑफ प्लेन जा रहा है। अपन क्या करेंगे, अच्छा मैं इसको अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे दूं तो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे दोगे, बोल देता हूँ 2 पोटेशियम या 2 सोडियम से रिएक्ट करवा, ये तो फटाफट इलेक्ट्रॉन देते हैं ना, और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इलेक्ट्रॉन ले भी लेते हैं फटाफट। अगर अपन 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे ना इसको, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये कार्बन लेंगे तो इधर नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज आने से अभी कितने इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन था, 8। अभी कितने इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होंगे, 10। अगर इसमें 10 इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होगा तो इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा, कैरेक्टर इंक्रीज, और वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंक्रीज होने की वजह से तो रिंग बिकम्स प्लेनर। और अगर रिंग प्लेनर होगा तो मेरा काम हो गया, इट इज एरोमेटिक। 4n+2 पाई फॉलो कर रहा ना, 10 इलेक्ट्रॉन आ रहा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, n का वैल्यू 2 है ना, तो ये एरोमेटिक। धीरे धीरे अपन सीखेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा किसी ने एक और स्ट्रक्चर पूछा था, एनिलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो एनिलीन इज लाइक मेरे पास ऐसे था, राइट ना, तो अपन ऐसे बनाते ना, दिस इज इट, ठीक है ना, 10 इलेक्ट्रॉन्स में एरोमेटिक, राइट ना, 10 इलेक्ट्रॉन्स है और एरोमेटिक। अच्छा 18 चाहिए, ठीक है, तो मैंने अभी जैसे एनिलीन 6 लिखा था, ये एनिलीन 6 था, ये एनिलीन 10 हो गया इलेक्ट्रॉन, 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन थे एनिलीन, अब ये 10 इलेक्ट्रॉन, तो दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एजुलीन, ये बेंजीन, अलग अलग ऐसे बोल सकते हैं। अब एनिलीन 18 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है बनाओ स्ट्रक्चर्स, तो अपन कहेंगे ठीक है आप ऐसे बना लो। अब ना वैसे एनिलीन अपने सिलेबस में नहीं है एंटी, बट फिर भी पूछ लिया है तो अपन बताएं, एक बार चेक कर लूंगा फिर उसके बाद चेक करता हूँ। अब उसमें अपन क्या ना, क्योंकि ज्यादा अपन वो पढ़ेंगे ना, कभी कभी शीट में भी दे देते हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स ना, तब अपन को जरूरत पड़ जाती है कि सर आप बता दो, क्योंकि शीट वगैरह में 1 2 3 4 5 6 7 7 ही बनेगी, तो अभी और बनाने पड़ेंगे, 7 मीन्स 14 एरोमेटिक।
तुमने 18 पूछा, बनाता हूं। तुम नहीं पूछते मैं नहीं बताता, पूछा इसलिए मैं बता देता हूं। ये लो भैया, बनेगा ऐसे जैसे बना रखा है, बस एक कार्बन तो बता। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9 हो गया ना, 18 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, बाद में अपन सीखा, बाद में अपन क्या करेंगे ना, पहले एक बार अपन को बेसिक बेसिक पार्ट आ गया, बाद में अपन कुछ भी कर सकते हैं, वो क्या पड़ेगा। अब इसमें देखो, इसका हाइड्रोजन अंदर आएगा, इसका हाइड्रोजन अंदर आएगा, इसका हाइड्रोजन अंदर आएगा, इसका हाइड्रोजन अंदर आएगा, ठीक है, इसका हाइड्रोजन अंदर आएगा और इसका भी हाइड्रोजन अंदर आएगा। ड्यू टू वंडरफुल अट्रैक्शन, वही वंडरफुल जिसने रियल गैस एक्सप्लेन किया, 6 member transition state, highly stable। इतना अच्छा वंडरफुल अट्रैक्शन है कि वो सारे आइटम को क्या लेके आ जाएगा, एक ही प्लेन में लेके आ जाएगा, सभी आइटम को एक ही प्लेन में लेके आ जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं करेंगे, अच्छा सर ऐसे है तो मैं, चलो मेरी मर्जी, मैं तो ऐसे करूंगा। सबने कहा था एक ही प्लेन में लेके आ जाएंगे, ये तो बुरी तरह अलग अलग प्लेन में चला जाएगा। क्यों? इधर वाला हाइड्रोजन एटम और इधर वाला हाइड्रोजन एटम आपस में रिपल्शन होगा ट्रांस की वजह से, मतलब वो ऐसे मिक्स हो रहा है। 120 होगा, वो पहली बात तो वो नॉन प्लेनर लेंगे, 10 मेंबर था। अपन यहाँ बात करते हैं, तो ये ट्रांजिशन स्टेट की वजह से क्या होता है, ये वंडरवॉल रिपल्शन अट्रैक्शन होते हैं। वंडरवॉल अट्रैक्शन थोड़ा दूर होते हैं तो एक दूर होंगे तो अट्रैक्शन होता है, जब बहुत पास आते हैं तो रिपल्शन होता है। ऐसे बनाने की जरूरत है, मैं इसलिए वो सर्कल टाइप बना रहा था कि अपन को ये लगे कि भाई देखो वंडरवॉल का मतलब उसके एक्चुअल साइज से 4 टाइम्स लेके जाना। ड्यू टू दिस वंडरवॉल अट्रैक्शन क्या होगा, दे विल बिकम प्लेनर। इफ दे आर प्लेनर, दे आर aromatic because we know that 14 pi electrons, 18 pi electrons, n का वैल्यू 3, n का वैल्यू 4, 4n plus 2 pi electrons। बट तो अपन कुछ भी सकते हैं, लेकिन मैं जीओसी 1 और 2 में कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता जो आउट ऑफ सिलेबस हो और अपन बड़ा बड़ा पढ़े। थोड़ा अपन सिलेबस से स्टिक रहते हैं और फिर अपन पढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई मैं बुक भी तो सॉल्व करेंगे, मैंने कहा था ना अपन बुक सॉल्व करेंगे, बुक वाले को तो कुछ भी लिख देगा, उसको क्या प्रॉब्लम। लेकिन अपन डरना नहीं चाहते, शुरू शुरू में अपन को पहले पता तो लगे कि डिलोकलाइजेशन करना क्या है, सारे ऑल्टरनेट 4n plus 2 pi से 18 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, क्या हो सकता है ये एरोमेटिक, क्योंकि सर ने बता रखा था n अगर इंटीजर आता है तो एरोमेटिक हो सकता है, तो क्या प्लेनर हो सकते हैं। यस, बेंजीन इज अ 6 एनोलिन, एनोलिन इज अ क्लास ऑफ कंपाउंड। चलेगा, आप बोलते जाओगे मैं करता जाऊंगा, एक एक मिनट है, रुकना एक मिनट। किसी ने पहले क्वेश्चन भी पूछा था, वो क्वेश्चन प्रॉब्लम आती है, मैं अभी कर देता हूँ। क्वेश्चन था 16 वाला था, मैं 16 क्वेश्चन भी बताऊंगा और हाइपर कॉन्जुगेशन भी बताऊंगा। रुकना एक, तेरा हाइपर कॉन्जुगेशन में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है ना। और बाद में बहुत सारी चीजें ऐसी भी है ना जो अभी मतलब मैंने, हो सकता है कि मतलब अभी इसलिए नहीं बताई कि यार बाद में, ठीक है ना, धीरे 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 अपन सारी चीजें सीखेंगे। एकदम से अगर अपन कहेंगे कि नहीं सारा रट डालो तो रटना नहीं था ना। एक मिनट, अब अपन सपोज अपन को गिवन है, एक मिनट मैं 16th वाला बता दूं। इसमें 16th वाले में अपन को गिवन है डज नॉट इन्वॉल्व, तो अपन कहेंगे देख भाई अगर CH3 CH है, पॉजिटिव चार्ज है, और इधर CH डबल बॉन्ड CH, इसमें यहां से हाइपर कॉन्जुगेशन है, यहां से रेजोनेंस बनाना, सारे पी ऑर्बिटल अपन को पता है। हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करोगे तो अपन को एक बात अच्छे से पता है कि ये सिग्मा ऑर्बिटल है और यहाँ पाई ऑर्बिटल बनेगा। तो अपन चेक करते हैं, सिग्मा पाई, सिग्मा पी ओवरलैपिंग, ठीक है, तो डज नॉट इन्वॉल्व करेंगे।
तो सिग्मा पी ओवरलैपिंग, तो सिग्मा और पी, ये पी है और ये सिग्मा बॉन्ड है, ये एम्प्टी ऑर्बिटल था, पी है, पी का एम्प्टी ऑर्बिटल पॉजिटिव चार्ज, तो सिग्मा पी ओवरलैपिंग होगा पहला वाला। सिग्मा पाई स्टार ओवरलैपिंग, अब पाई स्टार तो अपन कहेंगे ये तो सारे के सारे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, पी पाई ओवरलैपिंग है, और डी वाला तो इम्पॉसिबल है भाई, इधर सारे के सारे कार्बन है, सारे के सारे कार्बन है, डी तो होते ही नहीं उसमें, तो डी आ कैसे सकता है, डी ऑर्बिटल पॉसिबल, डी तो आंसर बताना ही था तुमको, क्योंकि कार्बन में कहां से आ जाएगा डी ऑर्बिटल। तो अपन कहेंगे सिग्मा पाई स्टार ओवरलैपिंग, तो अपन कहेंगे भाई पाई स्टार क्या है, तो अपन कहेंगे पाई स्टार का मतलब होता है कि वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी ज्यादा हो, हाँ तो पॉजिटिव चार्ज का एनर्जी ज्यादा बता ही दूंगा, उसकी रहेगी भाई, सिग्मा है और पाई स्टार है, तो बोल सकते हैं पाई स्टार मतलब जिनकी एनर्जी ज्यादा है, तो पॉजिटिव चार्ज की एनर्जी ज्यादा होगी। अपन क्या बताते हैं, सिग्मा सिग्मा स्टार पाई स्टार का मतलब उनकी एनर्जी ज्यादा हो। अब और कोई पार्ट वन में कोई और डाउट है? हाँ एमओटी का था, ऑब्वियस सी बात है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से ही था ये, राइट। और किसी पार्ट वन का 18th भी है, तो मैं 18th वाला भी देख लेता हूँ एक बार। पार्ट वन के 18th में अपन को गिवन था, इन दिस मॉलिक्यूल पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर ऑन, ठीक है भाई, अपन को ये बतानी है कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा किसमें हो। देखो भाई, अपने पास ये जो मॉलिक्यूल गिवन है, ये सिमेट्रिक तो बिल्कुल, ये सिमेट्रिक तो बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। अपन कहेंगे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो अपन को क्या बताना है, देख सिमेट्रिक तो बिल्कुल नहीं है, अगर अपन को इन दोनों बॉन्ड में भी डिफरेंस चाहिए ना, तो अपन चेक कर सकते हैं भाई, ये दोनों बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड इससे कॉन्जुगेशन में, ये इधर से कॉन्जुगेशन नहीं है, तो एरोमेटिक तो बोल ही नहीं सकता, क्योंकि एरोमेटिक के लिए तो अपन को बीच में sp3 आ गया, और बीच में sp3 आएगा मतलब एरोमेटिक नहीं। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, 17th भी बता दूंगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी बता दूंगा। अब देख, इसमें अपन क्या करेंगे, जैसे डीलोकलाइजेशन करना है अपन को, तो डीलोकलाइजेशन करोगे तो अपन क्या करेंगे, इधर लेके आते हैं, इधर लेके जाते हैं, तो भाई इसका ऐसे हो जाएगा डीलोकलाइजेशन, इधर आया डबल बॉन्ड आया, इसका पॉजिटिव चार्ज आया, इसका नेगेटिव चार्ज आया, इधर डबल, इससे यहाँ डीलोकलाइज करूंगा तो यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज, अल्टरनेट एटम पे जाएगा, तो फिर कहेंगे लोग अल्टरनेट, इधर डबल बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज है, इधर डीलोकलाइज करके मैं इधर, तो वैसे तो आपने इसमें दिया था मुझे कि 1 2 3 4, तो ये तो मुझे पक्का पता चल गया कि 2 और 4 पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उन पे ज्यादा एज कंपेयर टू अदर्स, उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो किस फॉर्म में गिवन है, तो C1 C3, नो नो, जहां नेगेटिव चार्ज होगा वहां बताऊंगा, 2 and 4 इट इज करेक्ट बिकॉज वो गिवन है, तो अपन बता सकते। 17th भी पूछा है और 15th भी पूछा है, अब एक मिनट रुकना, मैं 17th को देख लेता हूँ पहले, और 15th भी पूछा, चलेगा कोई बात नहीं। अब 17th और 15th ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, तो मैं 17th भी बताता हूँ 15th भी बताता हूँ, बाद में अपन पहले 15th वाले 17th वाले में ही 15th का कंसेप्ट बता दूंगा, फिर आप उसमें 15th वाले में अपने आप करना, तो मैं 17th वाला बता रहा हूँ। मुझे गिवन है स्टेबिलिटी ऑफ पाई बॉन्ड इन द एल्कीन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, मुझे पाई बॉन्ड की स्टेबिलिटी बताना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH and CH बी, अब इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें मुझे गिवन है CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3 और CH3, इसमें तो 12 अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी, क्योंकि नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा हो रहा है ना, तो इस बॉन्ड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी इसके कंपैरिजन, क्योंकि ये इसमें ज्यादा रेजोनेंस है, ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगा ना, ज्यादा रेजोनेंस होगा। फिर अपन कहेंगे सी में अपन को गिवन है CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, तो इसमें तो 26 इलेक्ट्रॉन का हाइपर कॉन्जुगेशन अपन ने कैलकुलेट किया पहले, उससे ट्रांसफर ऐसे कर, और डी वाले में अपन को गिवन है दैट इज CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH और CH। अब इनमें अपन को एक बात पता है, इसमें 9 अल्फा है, और पहले तो अपन ये देखते हैं, देख 6 अल्फा 9 अल्फा 12 अल्फा, अगर इन सब में मुझे ये बताना है इसमें
सबसे कम एनर्जी होगी, सबसे ज्यादा स्टेबल, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ये। तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूंगा तो कहूंगा मैं स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा बी स्टेबल है, उसके बाद डी स्टेबल है, और ए और बी में अपन ने डिस्कस किया है कि हाइपर कंजुगेशन में इसके 6 के 6 हाइड्रोजन एटम 1 डिग्री एनाइन बनाएंगे, जबकि इसमें 2 डिग्री, और बड़े अच्छे से अपन ने आराम से सॉल्व किया है। अल्फा कैसे काउंट किया, चलो देखते हैं। जो कार्बन डबल बॉन्ड को होल्ड करते हैं उनसे वेरी फर्स्ट एटम, कार्बन एटम जो अटैच्ड है ना, उसको अपन अल्फा बोलते हैं। ये अल्फा है, ये अल्फा, तो 6 होता है। जो अल्फा कार्बन एटम है उसके हाइड्रोजन भी अल्फा होता है। इधर जो दो कार्बन एटम डबल बॉन्ड होल्ड करेंगे उनसे जो भी कार्बन एटम अटैच्ड है उसके, वो सब अल्फा कार्बन एटम है, और अल्फा कार्बन एटम के पास अल्फा एटम। इधर भी अल्फा होगा, 6 अल्फा, क्योंकि इससे जो भी कार्बन एटम अटैच्ड होंगे वो सब अल्फा होंगे। ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, और ये भी अल्फा है, उसके हाइड्रोजन भी अल्फा। इसमें अगर अपन चेक करेंगे तो इसमें 6 अल्फा है, इसमें 6 अल्फा है, तो मैंने इन दोनों को कैलकुलेट किया था कि भाई देखो, अगर इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन शो करोगे तो आपको क्लास में अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने, इसमें 1 डिग्री नहीं बनेगा हाइपर कॉन्जुगेशन, जबकि इसमें अगर आप अल्फा हाइड्रोजन एटम का कॉन्जुगेशन करते हो तो 2 डिग्री एनाइन बनेगा। वो एनाइन जो दो तरफ से कार्बन से अटैच है, वो एनाइन जो एक ही तरफ से कार्बन से अटैच होगा तो उसमें डिग्री। हाँ, देन वी चेक द हाइपर कॉन्जुगेशन में डिग्री ऑफ एनाइन, यस। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन से सॉल्व कर रहे हैं वो कहीं एक आधी जगह आएगा, सभी जगह नहीं आने वाला। अब उसमें ज्यादा मतलब वो नहीं करना कि अच्छा फिर उसके बाद ये करो, वो हाइपर कॉन्जुगेशन में कहीं कहीं आएगा, सभी जगह नहीं आएगा। राइट, अपन क्या करेंगे, स्टेबिलिटी बी का ज्यादा होगा क्योंकि 12 अल्फा है, 9 है, इन दोनों में 1 डिग्री 9 बनाने की वजह से अपन सी बताएंगे, फिर ए बताएंगे। यस, और अगर मान लो अपन अपन कहेंगे कि भाई उसमें अपन कहेंगे कि अगर अपन कहेंगे कि भाई इसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करेंगे तो सभी में अपन को डबल बॉन्ड का रिड्यूस करना है। जिस डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जिस डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगी। राइट, तो अपन क्या कहेंगे कि भाई इसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसकी, तो इसके पाई बॉन्ड को रिड्यूस करना ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि डबल पाई बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ए विल बी मोर क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है, तो उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा, सी डी और समझ में आया। तो अपन बता सकते हैं कि अपन को कैसे बताना है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर अपन कहेंगे जैसे अपन को गिवन है क्वेश्चन नंबर, आप बता रहे थे कि भाई इसको सिलेक्ट द करेक्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, मुझे 15 क्वेश्चन गिवन है। ए वाले में मुझे गिवन है द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बताना है अगर अपन को, तो इसमें अपन कहेंगे देख भाई, वैसे सभी में अपन को इधर डबल, ठीक है ना। तो अपन कहेंगे कि भाई हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 1 और 2 की अगर अपन बात करें, ये 1 है ये 2 है, और 2 में भी बेंजीन रिंग तो है, इसका मतलब जो डिफरेंस है अपन उस पर फोकस करेंगे, ना कि अपन उस पर फोकस करेंगे जो डिफरेंस नहीं। तो अपन कहेंगे भाई इन दोनों में चेक कर लेते हैं, अपन इसमें डबल बॉन्ड बना लें। पता क्या है, पहले तो मैं चेक कर लूंगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन, ये CH3 है, ये भी CH3 है, और इधर एक H है बस, तो 7 अल्फा होगा, एक H होगा ना, वो तो CH3।
इसमें अल्फा चेक करूंगा तो CH3 है, CH3 है, इधर CH2 है और इधर एक H है, मतलब 6 और 3 9 अल्फा। ज्यादा स्टेबल कौन? तो मैं कहूंगा हाइपर कॉन्जुगेशन से ये ज्यादा स्टेबल है, लेकिन ये वाला मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है इससे। वो क्यों? क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन, ये कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड और ये आइसोलेटेड डबल। आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स का स्टेबिलिटी तो कम होता है कॉन्जुगेटेड से, तो फिर हाइपर कॉन्जुगेशन का क्या? हाँ, तो आपने बताया तो है, रेजोनेंस को ज्यादा प्रेफरेंस देना, हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा प्रेफरेंस देना इंडक्टिव। बता दें ये तो रेजोनेंस है इसमें, मतलब ये वाला पाई बॉन्ड रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो इसकी एनर्जी, मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होगी, तो इसकी एनर्जी कम होगी तो इसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ये ज्यादा स्टेबल है तो कम हो जाएगा, क्योंकि इसको रिड्यूस करना मुश्किल होगा, मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ये कम स्टेबल है, तो इसका मतलब है सेकंड का ज्यादा होगा। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होता है, वैसे मैंने पहले लिखा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ, ये मैंने पहले लिखा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ। अब ना किसी और टीचर ने कोई अगर कंसेप्ट दूसरा बताया ना, तो वो मुझे मत बताओ बिल्कुल कि मतलब किसने क्या बताया। मेरा कंसेप्ट जो है उसको गड़बड़ नहीं करना, किसने क्या बताया मुझे नहीं पता। आप अपने डाउट क्लियर कर लो, वरना मैं कहता डाउट हो गए चलो जाने दो। मैं खुद बता रहा हूं, इसका मतलब है मुझे पता है कि कहां किसने क्या कौन बता रहा होगा, मुझे अपने हिसाब से चाहिए, क्योंकि कोई पार्ट एक जगह सही बैठेगा, दूसरी जगह तुम गलत कर दोगे, मुझे अपने हिसाब से चाहिए। जो मैं, वरना मैं क्यों बताता, तुमने कहा हो गए हमारे डाउट, मैं कहता चलो हो गए, लेकिन मुझे सारे डाउट अपने हिसाब से चाहिए। नहीं नहीं, इसमें सॉरी नहीं, किसी ने कुछ बताया ठीक है ना, मुझे सर जो क्योंकि मेरे से, मेरे कंसेप्ट से अगर कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो वो बिल्कुल बोल सकते हैं कॉलर पकड़ के, तुम्हारे कंसेप्ट से मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है, आपने गलत बताया। आप मुझे बिल्कुल वो कौन सा क्या है क्या बोलते हैं हमें मतलब नहीं है, आपने जो कहा था हमने उससे क्वेश्चन सॉल्व किया, इसलिए मैं आपको बाकी चीजें बता रहा हूँ वापस कि आप कुछ भी पूछो भाई, मैं उसको बताऊंगा आपको सारी चीजें। अब एक और अपन करेंगे, थर्ड वाला। थर्ड वाले में अपन को गिवन है ऐसे, है ना, थर्ड वाले में अपन को गिवन है ऐसे, अगर थर्ड वाले में अपन को ये ऐसे गिवन है, अब अपन कहेंगे देख भाई, ना तो ये कॉन्जुगेशन में था ना वो कॉन्जुगेशन में था डबल, तो फिर ठीक है हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि भाई इसमें तो रेजोनेंस था, दोनों में हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो इसकी स्टेबिलिटी अपन चेक कर लेते हैं। इसमें इधर भी एक बॉन्ड था शायद, इधर एक बॉन्ड है ऐसे, तो भाई इधर हाइपर कॉन्जुगेशन CH3 है, इधर एक हाइड्रोजन है, ये तो CH3 है, तो 3 इधर 4 अल्फा आ गया अपने पास, ये तो बहुत कम स्टेबल है, इसको तो छोड़ ही दो, ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज, इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस करना बहुत मुश्किल है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बहुत कम आएगा, प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा। ठीक है, अपन को ये पता चल गया, तो कंपाउंड 13 वालों का नेम क्या? एंथ्रासीन है, हाँ बिल्कुल एंथ्रासीन। बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हो, मेरे ख्याल से फोर्थ वाले में क्या गिवन था उसमें, 15th वाले में, फोर्थ वाला तो और कम स्टेबल है, उसमें भी कॉन्जुगेशन नहीं है, उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन फोर्थ वाले की सबसे ज्यादा, फिर 3 वाले की, फिर 2 वाले की, और 1 वाले का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम किया है। अब अपना श्याम परेशान है कि आप मुझे डिग्री स्टेबल बताओ क्या है, पता क्या होता है, वो अपन से बार बार ये पूछ रहा है कि सर एक बात तो बताओ, ये जो है ना, आप जो बोल रहे हो CH3 CH2 CH2, इस पे नेगेटिव चार्ज है, पता ये ग्रुप है, जब अपन इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो अपन कहेंगे देख भाई, नेगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन देता है कार्बन को, हाँ देता है ना, मैंने कहा ना कि अपन को पता है, आप बोलते हो प्लस इफेक्ट होता है इसका, देता है ना। तो जब अपन इंडक्ट इफेक्ट की बात कर रहे थे ना, तो अपन ऐसे बात कर रहे थे, NgCl था, तो अपन कह रहे थे कि भाई देखो इस पे डेल्टा पॉजिटिव है तो इस पे डेल्टा नेगेटिव है, तो ये डेल्टा नेगेटिव को डिस्ट्रीब्यूट करो, अपन नेगेटिव चार्ज की बात नहीं करते। अब यहां पर क्या हो रहा था, मुझे दोनों में कंपेयर करना था, इन दोनों में कंपेरिजन,
अगर मुझे दोनों में कंपैरिजन करना है तो मुझे ये चेक करना है कि अपन ये वाले नेगेटिव चार्ज, जो इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो अपन क्या करेंगे, अपन चेक करेंगे भाई ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके साथ कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल अटैच नहीं है। हमें ये चेक करना है कि ये, हमें सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट चेक करना है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या ये ज्यादा है, तो अपन कहेंगे यार ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये नेगेटिव चार्ज को फिर तो इससे इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, तो अपन कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन देगा भी, तो हाँ अपन अपन कहेंगे कि भाई अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा इसको, तो देगा इलेक्ट्रॉन तब ना जब कोई पुल करने वाला हो इलेक्ट्रॉन, इधर पुल करने वाला तो है ही नहीं, ये तो CH3 C2H5 है, इलेक्ट्रॉन देना जानता है बस, लेना तो जानता ही नहीं, लेना तो तब होता जब वहां कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता, इससे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम अटैच, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है तो ये खुद पुल करेगा इनसे इलेक्ट्रॉन, इधर दो तरफ से पुल करेगा, तो नेगेटिव चार्ज पहले से तो था ही 100%, इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो ये इससे पुल करेगा एक कार्बन से, इधर तो दोनों तरफ से पुल कर रहा है, नेगेटिव चार्ज और बढ़ेगा, चार्ज का स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो ठीक है। अब ठीक है ना, तो उसको उस हिसाब से बिल्कुल लेना था। चलो अब अपन दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, अच्छा पार्ट 2 में अगर कोई क्वेश्चन है तो बताओ। पार्ट, अच्छा हाँ, कोई अपन से बार बार लिख रहा था कि ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी तो बता दो, कुछ क्वेश्चन करवा दो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में। बिल्कुल एक्सरसाइज 2 के पार्ट 2 का 8 का के पार्ट, सर वो हाइपर कॉन्जुगेशन विद एटम वाला, मतलब तूने कुछ कहा था इसमें, रुक जा अपन इसका क्वेश्चन हटा देते हैं, ये बड़ा मतलब परेशान है। अपन पार्ट 2 पे जाने से पहले इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन था? कोई क्वेश्चन बताया था ना शंकर भाई, क्वेश्चन बताओ अपना। काउंटिंग नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन एटम, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। उसमें क्या है यार, मतलब देख, अगर CH3 C पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे CH2 है, तो ये अल्फा है, तो जो इसके पास हाइड्रोजन है वो सब अल्फा हाइड्रोजन एटम, राइट। अगर तो इसके अल्फा हाइड्रोजन एटम कितने हो जाएंगे? 3 अल्फा हाइड्रोजन। अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, तो जो भी इस कार्बन से कार्बन अटैच होंगे वो सब अल्फा होंगे, उनके पास जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे, तो अपन कहेंगे जो भी पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन से अटैच है वो सब अल्फा हाइड्रोजन। फिर मान लो मेरे पास ऐसे, और मेरे पास ऐसे, इन दोनों में स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होगी, तो अपन कहेंगे कोई कंपैरिजन ही नहीं है, तो वो कॉन्जुगेटेड है, ये नॉन कॉन्जुगेटेड है, इसकी स्टेबिलिटी तो बहुत बहुत ज्यादा होगी। अच्छा ठीक है, क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड है ना, कॉन्जुगेटेड मतलब रेजोनेंस फिनोमेना, तो उसकी स्टेबिलिटी तो बहुत ज्यादा होगी, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी इसका बहुत ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसका ज्यादा होगा उसके कंपैरिजन में, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो बॉन्ड ब्रेक करना। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं तो अब अपन कहेंगे ना इसमें रेजोनेंस है ना इसमें रेजोनेंस, दोनों में रेजोनेंस नहीं है, तो फिर किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा बताऊं, तो अच्छा रेजोनेंस नहीं है, चलो हाइपर कॉन्जुगेशन की बात। इसमें हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन एटम एक और इधर एक, दोनों को मिला के दो हो गए, ये CH3 है, ये थोड़ी अल्फा में काउंट होगा, ये अल्फा है, ये तो बीटा कहलाया, बीटा कार्बन एटम है तो इसके हाइड्रोजन भी बीटा। इधर तो अपन कहेंगे देख भाई, इधर ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, भाई इसके अल्फा 1 2 3, इसके अल्फा 1 2, तो हाइड्रोजन कितने, ये तो सारे काउंट हो गए, 3 इधर हो गए क्योंकि ये CH3 है, तो 3 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, कितना हो गया, 6 और 3 9। लो, 9 लो। 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 9
तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, ये ज्यादा स्टेबल होगा इससे, ये ज्यादा स्टेबल होगा इससे, इसमें दो ही अल्फा है। अब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पूछ रहा था भाई बार बार की, सर वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बता दो ऐसे, तो अपन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बता दो। पार्ट 1 का 22 भी है, एक मिनट रुको, अपन 22 भी कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्ट 1 का 22 देखते हैं क्या है, एक मिनट रुको भाई। अपने क्वेश्चन ध्यान रखना, मैं आपके सारे क्वेश्चन के मतलब आंसर दूंगा, आप चिंता मत करना, क्योंकि मैं खुद भी चाहता हूं कि आपको जब तक सब कुछ पता नहीं होगा आप मुझे अच्छे से आंसर नहीं दे पाओगे। कहाँ गया भाई, 22 क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 ऑफ पार्ट 1। 22 में गिवन है अपन को, देख अगर किसी एनाइन से ये डबल बॉन्ड हटा, ऑब्वियस सी बात है, ये तो रेजोनेंस स्टेट है, काफी ज्यादा स्टेट है। इसमें तो अपन कहेंगे ये तो और भी ज्यादा स्टेबल होगा, दो जगह रेजोनेंस स्टेबल है, इधर भी रेजोनेंस स्टेबिलिटी है और इधर भी रेजोनेंस स्टेबिलिटी, ये तो और भी ज्यादा स्टेबल है। अच्छा ठीक है, तो फिर थर्ड वाले में बताओ, तो अपन कहेंगे थर्ड वाला इससे भी ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी है ही, दोनों तरफ इसमें भी है, तो डिफरेंस क्या है, अपन कहेंगे इसमें तो प्लस इफेक्ट भी था, तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इधर दे रहे थे ना इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन देगा ये इस तरफ तो नेगेटिव चार्ज तो बढ़ेंगे, इधर देने वाला है ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन तो होते नहीं प्लस इफेक्ट। रेजोनेंस स्टेबिलिटी इज रियल स्ट्रक्चर, यस। तो अपन कहेंगे अब फोर्थ वाले की बात करें, तो फोर्थ वाले में तो 3 OH है, वो तो और भी ज्यादा स्टेबल होगा। लो इधर तो 3 जगह का नेगेटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड H है और एक और डबल बॉन्ड H, बहुत ज्यादा स्टेबल है, 3 जगह रहती है। तो ये फोर्थ वाला सबसे ज्यादा, फिर ये इन दोनों को कैसे डिसाइड किया, प्लस इफेक्ट से, ये इलेक्ट्रॉन देंगे ना CH3 बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज का स्ट्रेंथ बढ़ेगा प्लस आई से, तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अब आपने 21 की भी बात की है, एक मिनट मैं देख लेता हूँ 21 में क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द एरोमेटिक रिंग, भाई ये तो बिल्कुल आपने पिछले बार भी पूछा था ऐसा ही क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में पहले तो अपन कहेंगे कि पहले तो आप ये देख लो कि किसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज वाला मॉलिक्यूल है, तो इसमें तो विड्रॉ होगा माइनस से, और डेल्टा पॉजिटिव होता है तो माइनस से। उसके बाद अगर मान लो यही अपने पास ऐसे होता, तो अपन को एक बात पता है, अगर ऐसे होगा तो लोन पेयर है, लोन पेयर का मतलब है प्लस, ये अपन को पता है, ये क्वेश्चन अपन ने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया। CH3 होगा तो अपन कहेंगे भाई इसमें तो हाइपर कॉन्जुगेशन, पोटेशियम का ज्यादा इफेक्ट होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, और डी वाले में वहां पर भी इलेक्ट्रॉन देने वाला, अब इधर भी इलेक्ट्रॉन देने वाला है और इधर भी इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तो ये तो प्लस है, मतलब ये दोनों रिंग ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है इन दोनों से, तो इन दोनों में ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा थर्ड वाला, क्योंकि इसमें तो विड्रॉ कर रहा है, तो ये तो पता चल गया अपन को कि 1 वाला लीस्ट है, और फिर ये वाला है ना थर्ड। उसके बाद अपन को 1, 2 और 4 में डिसाइड करना है इन दोनों में। देखो जब ये इलेक्ट्रॉन देगा ना तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। तो अपन बता देंगे, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल, मतलब ये ज्यादा देर तक इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होल्ड करके रख सकता है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब फोर्थ वाला ज्यादा। लो भैया 20 सेकंड को वापस एक्सप्लेन कर दो भाई, इसमें एक CHO इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके ले जा रहा है, इधर 2 CHO इलेक्ट्रॉन कीटोन ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, जबकि यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। एल्डिहाइड का माइनस इफेक्ट ज्यादा होता है कीटोन से, क्यों, क्योंकि कीटोन में इलेक्ट्रॉन देने वाला भी है ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं होगा, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएंगे, तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ये ज्यादा स्टेबल है। लेकिन इधर नेगेटिव चार्ज दो तरफ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है, इधर एक ही तरफ से हो रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है
वो कम, यहाँ पर स्टेबिलिटी कम होगी या ज्यादा स्टेबल, दो तरफ से विड्रॉ, राइट। और जो थर्ड स्ट्रक्चर था उसमें तीन तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, तो वैसी बात हो तो और भी ज्यादा स्टेबल। अब रुकना 23 में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बता। 23 में अपन को कहा गया कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बताओ, क्योंकि 23 भी पूछा है तो मैं सारे बता ही देता हूँ। 25 भी पूछा है, 23 भी पूछा है, 24 भी पूछा है, तो पहले 24 अपन कर लेता है, 23 कर लेता है। 23 में अपन को गिवन है, देख भाई, अगर अपन को बताना है इसमें कि मेरे पास एक कार्बोकेटाइन ऐसे गिवन है, ये तो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, तो राइट ना, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अगर इसमें एक CH3 लगा दिया तो अपन कहेंगे फिर तो और मजे आ जाएंगे। वो कैसे भाई, इसमें 3 हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन है, मैं ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता हूँ, 3 हाइड्रोजन, 3 एल्फाइड। सेकेंड वाले में 2 हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन है और एक मिथाइल ग्रुप का प्लस है, क्योंकि अपने पास ये ऐसे क्यों बना CH2 और CH3, तो ये अल्फा है, डबल बॉन्ड से जो डालते, तो इसके 2 हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया। अच्छा, तो फिर इसमें 3 हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन था, इसमें 2 हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन अगर ज्यादा हो, आप ऐसे कर लो उसको, ऐसे भी कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज को डिलोकलाइज लो, ये पॉजिटिव चार्ज को डिलोकलाइज कर दिया मैंने दोनों में, आप सबके पास शीट है, मैंने पॉजिटिव चार्ज को डिलोकलाइज कर दिया। अब आप ही बता दो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, बता दो ज्यादा स्टेबल कौन है, बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है। इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है और इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा किसमें, तो इसकी बात ही नहीं कर रहा मैं, तो इन दोनों की बात कर रहा हूं। तो अल्फा हाइड्रोजन एटम भी तो काउंट करोगे आप पॉजिटिव चार्ज के स्टेबिलिटी के लिए, तो रेजोनेंस तो दोनों में एक जैसा था, क्योंकि दोनों में 3 बॉन्ड है, एक जैसा दोनों में था, लेकिन एक में मिथाइल ग्रुप था, एक में इथाइल ग्रुप था। हे भगवान भाई, पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन से अटैच्ड है ना, उस कार्बन, इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं। जो कार्बन अल्फा से अटैच्ड होता है वो बीटा से अटैच, वो फिर 5 अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे, ऐसे थोड़ी कहां से हो जाएंगे 5 अल्फा, 4 अल्फा इसमें कहा, 3 ही तो अल्फा है, जिस कार्बन से पॉजिटिव चार्ज अटैच्ड है ये अल्फा। अच्छा, ऊपर वाले ये वाले ना, ये भी तो अल्फा है बोल रहे हैं, और ये अल्फा के लिए sp3 होना चाहिए, वो भी लिखा था, आप उसको भी पढ़ लेते हैं। भाई ये वाले रिंग में कहाँ है अल्फा, ये तो sp3 हेपेटाइट थोड़ी है जो उसको अल्फा बताओ। अल्फा हाइड्रोजन एटम जो होते हैं वो sp3 हेपेटाइट होते हैं, ये भी तो लिखा है, अब देखो हाइपर कंजुगेशन पढ़ के। तो इसके बाद वाले क्या होते गए, आपने फिर इसमें और सब्स्टिट्यूशन कर लिया, इधर CH2 पॉजिटिव लिखा, इधर डबल बॉन्ड, इधर CH2, इधर एक ही हाइड्रोजन अल्फा बचा हुआ था, 2 CH3, तो एक ही हाइड्रोजन अल्फा है तो उसकी स्टेबिलिटी तो और भी कम हो जाएगी। सबसे ज्यादा स्टेबल ये, फिर ये, फिर ये, फिर लास्ट में ये बताऊंगा। अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है तो चलो प्लस आई तो बता ही दूंगा, लेकिन इसमें तो प्लस एच है, इसमें भी प्लस एच है, इसमें भी प्लस एच है, इसमें 3 अल्फा है, इसमें 2 अल्फा है, इसमें 1 अल्फा है। इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है इससे, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है इससे, और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इससे, क्योंकि इसमें अल्फा है ही नहीं, sp3 तो है लेकिन हाइड्रोजन कहाँ है, ये तो बीटा है, बीटा हाइड्रोजन एटम थोड़ी है हाइपर कंजुगेशन के ऊपर। अब 24 की बात करते हैं अपन। 24 में आपने पूछा है द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन पूछा आपने, ऐसे लिख
CH3 CH2 भाई इसमें तो रेजोनेंस तो है नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन एटम चेक करूंगा। इसमें अगर चेक करूंगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड O और लोन पेयर, ठीक है। लोन पेयर साइड में है तो इससे तो ज्यादा स्टेबल होगा ये, क्योंकि लोन पेयर साइड में होगा तो काफी स्टेबिलिटी बढ़ती है, ये बताया। थर्ड वाले में मैं कहूंगा CH3 है और C पे पॉजिटिव चार्ज है और डबल बॉन्ड N और H है, इस पे भी लोन पेयर है। इन दोनों में कंपेयर करूंगा तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। वो क्यों? ये लोन पेयर ज्यादा दे सकता है इसके कंपेयर। भाई ये सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है। अलग अलग स्ट्रक्चर का मतलब मैं ऑक्टेट कंप्लीट करके देख सकता हूं। भाई इसमें अगर मैं ऐसे करूंगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसमें ऐसे करूंगा तो बॉन्ड बना के किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा? नाइट्रोजन पे। दोनों में रेजोनेंस फिनोमेना हो सकता है। और डी वाले में CH2 डबल बॉन्ड CH, ये तो खुद ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था जिसपे पॉजिटिव चार्ज। चलो कह रहा है यस सर गॉट इट। अब अपन 25th की बात करते हैं। मैं 25th वाले की बात करता हूँ, ठीक है ना। 25th वाले में मुझे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बताना है, ठीक है। तीन तीन रिंग बना रखे हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है। देखो जिस स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा डिलोकलाइज होगा, बस वही सबसे ज्यादा बनाते हैं। एक स्ट्रक्चर बना है, तीन रिंग है, लेकिन इसमें पोजीशन बहुत मैटर करेगा, इसलिए किसी भी डबल बॉन्ड का पोजीशन अपने हिसाब से नहीं बनाना, जो गिवन है वही बनाना बस। तो अगर मुझे एक रिंग से दूसरे रिंग में पॉजिटिव चार्ज लेके जाना है ना, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आना कंपल्सरी है, तभी वो इधर जाएगा। इसमें मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो इधर पॉजिटिव चार्ज, 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 इधर पॉजिटिव चार्ज। एक बार पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज होगा तो अल्टरनेट एटम पे होता है अनकॉन्शियस। ये पॉजिटिव चार्ज कभी यहां नहीं आ सकता, बॉन्ड शिफ्ट होगा तो यहां है, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा तो यहां आएगा, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा तो यहां आएगा, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा तो यहां आएगा, विनोद। मैं बी स्ट्रक्चर लेता हूं, इसमें बहुत ज्यादा डिलोकलाइजेशन है, मुझे लगता है यही आंसर हो जाना चाहिए अगर मैक्सिमम स्टेबिलिटी पूछोगे तो। मैं बी की बात करता हूं क्योंकि मुझे कंपैरिजन तो करना है कि व्हाई नॉट बी, उसमें भी तो उतने ही बॉन्ड्स हैं, तो चलो देख लेते हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ रहा होगा। बॉन्ड अपन वैसे ही बनाते हैं जैसे इसमें गिवन है। इसमें अपन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज अगर देखेंगे तो आपने मुझे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दिया और इसमें डबल बॉन्ड ऐसे। अगर मैं इस बॉन्ड पर शिफ्ट करूंगा ना, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ कभी नहीं आ सकता, मतलब उस रिंग में कभी कॉन्जुगेशन नहीं जा सकता। उस रिंग में कभी कॉन्जुगेशन नहीं जा सकता, तो फिर यहाँ भी आएगा तो फिर इसमें भी आएगा, लेकिन उस रिंग में कभी कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता। मतलब उसमें तो तीनों रिंग में कॉन्जुगेशन था, इसका मतलब उसमें ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी है, ज्यादा रेजोनेंस बनाना है तो वो ज्यादा स्टेबल है। अच्छा ठीक है, अपन कहते हैं सी और बी में कंपेयर करके बताओ। सी और बी में कंपेयर करो, चलो उसमें तो मुझे पता चल गया कि ज्यादा कॉन्जुगेशन था, लेकिन सी और बी में बताओ किसको क्या करूं। तो अपन कहेंगे ठीक है सी और बी की बात कर लेते हैं, अपने पास ऐसे क्यों नहीं, सी और बी में इधर डबल बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड है, और इधर ये डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड, ये एक चेक कर लूं क्योंकि सी वाले में मैंने कुछ गड़बड़ बना दिया, एक इधर है और एक इधर। अभी बता, सी वाले में मैं इसको कॉन्जुगेशन कर सकता हूँ तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन यहाँ से कॉन्जुगेशन नहीं है क्योंकि ये sp3 है। अपन कहेंगे ठीक है इधर है तो उधर भी तो जा सकता है ना ऐसे। तो अब अपन क्या कहेंगे कि भाई देखो, दो डबल बॉन्ड ये और तीन वो है तो पांच डबल बॉन्ड ना, और इसमें भी दो डबल बॉन्ड ये और तीन ये, पांच डबल बॉन्ड ना, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। इसमें क्या सोचेगा कंपाउंड, देख भाई दोनों ही आपस में पांच बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है, लेकिन यहां पर लीनियर कॉन्जुगेशन, यहां पर इधर जाऊं कि उधर जाऊं, क्या बोलते हैं उसे, क्रॉस कर। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा बताया मैंने हमेशा, हाँ दुविधा वाला काम ना। हम हिंदी बढ़िया बोलते हैं, ठीक है मुझसे भी अच्छी आती है तो
अच्छी बात है, ठीक है। तो लीनियर कॉन्जुगेशन वाला ज्यादा स्टेबल होता है। हो गया आपका, बी ज्यादा स्टेबल है। एबीसी में पूछोगे तो ए ज्यादा स्टेबल है बी से, बी ज्यादा स्टेबल है सी से, क्योंकि उसमें लीनियर कॉन्जुगेशन इसमें नहीं। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछ लो आप मुझसे, उसका कम होगा इससे, इसका कम होगा इससे, ये कम स्टेबल है। अब डी वाले को तुम खुद चेक कर सकते हो, उसमें सिर्फ 2 बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है, जिस रिंग में है बस उसी में कॉन्जुगेशन। आप देखो डी वाले, ठीक है ना। अब आपने मुझसे पूछा है कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट, मैंने आपको रीअरेंजमेंट वाला छोड़ने के लिए कहा था कि आप कार्बोकेटाइन वाला छोड़ दें, रीअरेंजमेंट लिखा ना, रीअरेंजमेंट अपन ने पढ़ा ही नहीं ना, रीअरेंजमेंट कैसे बताएंगे, तो टेस्ट में भी नहीं है, आप चिंता मत करो। मैंने बोल रखा है जिन्होंने मतलब उधर की भाई आप टेस्ट में मैंने रीअरेंजमेंट नहीं पढ़ाया तो मेरे बच्चों को मत देना। अब अपन इंटीजर वालों की बात करते हैं, इंटीजर टाइप है। इंटीजर टाइप में पार्ट 2 में आपको कोई डाउट है तो बोलो, पार्ट 2 में कोई डाउट है तो बोलो, पार्ट 2। पार्ट 2 में कोई डाउट है तो बोलो। NO2 का माइनस प्लस एम इफेक्ट, नो नो, NO2 सिर्फ माइनस एम इफेक्ट होगा। अगर बेटा NO2 होगा ना, ऐसे होगा ना NO2 तो, और इस पे डेल्टा पॉजिटिव और इस पे डेल्टा नेगेटिव ना, और अगर डेल्टा पॉजिटिव है वेरी फर्स्ट एटम अटैच्ड टू बेंजीन रिंग तो हमेशा माइनस है, हमेशा, देयर इज नो एक्सेप्शन, नथिंग। इंटीजर टाइप में कोई डाउट है तो बोलो भाई, क्योंकि इंटीजर टाइप भी अपना एडवांस वाला पेपर है तो होगा आपके पास, क्या बोलते हैं। तो रेजोनेंस वाला पार्ट तो मैंने काफी बता दिया, बेंजीन रिंग से प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट में लोन पेयर से ही बता दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम। फोर्थ वाले क्वेश्चन में कंपाउंड पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज मैंने काफी बता रखा है, वो नहीं बताने वाला मैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस द नेगेटिव चार्ज आर डीलोकलाइज, ये मैं फिफ्थ वाला क्वेश्चन, तो एक से ही तरीके पार्ट 1 का सेकंड क्वेश्चन, फिफ्थ का एट्थ वाला, ठीक है, फिफ्थ का एट्थ वाला मैं बता सकता हूँ। एट्थ वाला मतलब ये नहीं, तो इसमें अपन ने पढ़ा तो था कि बेंजीन रिंग में जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो रिंग के प्लेन में होता है, एम्प्टी ऑर्बिटल जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो CH बॉन्ड बनाते हैं ना अपन, ये अपन ने ऐसे पढ़ा तो है CH बॉन्ड। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो भी वो रिंग के प्लेन में होगा, नेगेटिव चार्ज है तो भी वो रिंग के प्लेन में होगा, और रिंग के प्लेन में होगा तो पाई बॉन्ड तो उससे परपेंडिकुलर है, तो वो कभी कॉन्जुगेशन में जा ही नहीं सकता, देयर इज नो कॉन्जुगेशन होता है ना, देयर इज नो कॉन्जुगेशन होता है, तो उसमें कॉन्जुगेशन नहीं। तो आपको अगर कोई डाउट है तो और पूछ लो कोई, और अगर डाउट है तो मैं एक कार्बोकेटाइन का वो लेना चाहता था, हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑब्जर्व्ड ना। अच्छा एक बात बताओ, मेरे पास ऐसे क्वेश्चन है, बताओ इस ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होगा या माइनस आई इफेक्ट होगा, इसका एम और आई इफेक्ट बताओ क्या होगा, एम और आई इफेक्ट बताओ क्या होगा। हाँ जी भाई, तो अपन कहेंगे देखिए इधर बहुत सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इधर थोड़े से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये तो पक्का हो गया कि इसका इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट करेगा, विड्रॉ करेगा, तो रिंग को तो इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब प्लस। और एम के लिए तो अपन कहेंगे ये तो इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, माइनस, राइट। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ब्रिज हेड पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता,
अगर इसमें मुझसे हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन पूछोगे तो सिर्फ ये दोनों बताऊंगा, इसको हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं बता सकता। 2 अल्फा 2 हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेटेड, ये वाले पास। अब 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। 7th क्वेश्चन में अपन को गिवन है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड। तो अपन देखो, ये तो एरोमेटिक है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका लोन पेयर भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड है। ये एरोमेटिक होगा क्या? तो अपन कहेंगे ये एरोमेटिक नहीं हो सकता, क्योंकि कम से कम एक लोन पेयर को कॉन्जुगेशन में जाना पड़ेगा, कम से कम एक लोन पेयर को कॉन्जुगेशन में जाना पड़ेगा, तो ये एरोमेटिक नहीं हो सकता। हाँ, ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा क्योंकि उसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो वो एंटी एरोमेटिक हो सकता है। ठीक है, दूसरा चेक करते हैं, ये एरोमेटिक होगा क्या? तो अपन कहेंगे ये तो sp3 है, एरोमेटिक हो ही नहीं सकता। ये एरोमेटिक होगा क्या? हाँ, ये एरोमेटिक है, पड़ा हुआ है सही तो बेंजीन होता है, अपन को ऑलरेडी पता है। अगर ऐसे गिवन है तो एरोमेटिक है क्या? इधर मुझे ऐसे गिवन है, क्या ये एरोमेटिक है? बिल्कुल है, क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो अपन ने लिखा हुआ है 6 इलेक्ट्रॉन है। बाकी इसमें से मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होगा जो आप मतलब कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा अपन को। टोटल नंबर ऑफ एरोमेटिक स्पीसीज अपन को बाद में भी गिवन है, तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप एरोमेटिक में पूछ सकते हो, कोई डाउट है किसी को तो। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक, वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये स्ट्रक्चर्स थे आपके, रीअरेंजमेंट वाला लास्ट क्वेश्चन छोड़ते हैं। अच्छा, एक बात और है, जैसे अपन से किसी ने क्वेश्चन पूछा, कैन यू एक्सप्लेन द पॉजिटिव चार्ज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड इज अनस्टेबल। हाँ, तो ठीक है, जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होंगे वो पॉजिटिव चार्ज के साथ अनस्टेबल होंगे ना, हमने कहा ना, ये है ना, तो डबल बॉन्ड है या पॉजिटिव चार्ज, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, एंटी एरोमेटिक होगा। पॉजिटिव चार्ज ऑन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड इज अनस्टेबल, हाँ तो है ना अनस्टेबल, वो नहीं बनाएंगे ना, पॉजिटिव चार्ज इज अनस्टेबल। बोलो, ठीक है। हाँ, अगर तुम ये सोच रहे हो कि वो क्यों ऐसा है, व्हाई इट इज सो, वो मैं बताऊंगा, अभी उसकी जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि उसमें पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इन्वॉल्व है। ठीक है ना, वो बताऊंगा आपको, चिंता मत करो। और तुम शायद पूछना यही चाहते थे कि सर बोलो, वो पॉजिटिव चार्ज है तो अनस्टेबल क्यों है, तुम्हारा क्वेश्चन वही है, लेकिन मैंने उसको ऐसे भूल के तुमने भी होके कर दिया। ठीक है ना, मैं उसको जानबूझ के नहीं बता रहा, लेकिन बताऊंगा बेटा, उसको कहीं ना कहीं मुझे बताना ही पड़ेगा, मैं बताऊंगा वो सारी चीजें, है ना। लेकिन अपन को कभी वो नहीं पूछेंगे कि ये एंटी एरोमेटिक क्यों अनस्टेबल होते हैं, ये अपन से कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आज तक नहीं पूछो। वो मतलब हमारे लेवल से ज्यादा, बहुत ज्यादा ऊपर होगा, मतलब आईआईटी और आईटी के लेवल से काफी ऊपर होगा वो क्वेश्चन। 2 octet is expanded, then how it is anti-aromatic? 2 octet is expanded, where the octet is expanded, octet are not never expanded, anti-aromatic and non-aromatic, obviously बात है, anti-aromatic is highly unstable, is highly unstable। जब अपन ने पढ़ा था तो मैंने कहा था we will never make anti-aromatic compounds, ये अपन कभी नहीं बनाए। so there is no comparison of non-aromatic and anti-aromatic। non-aromatic होगा तो वहां रेजोनेंस फिनोमेना जरूर होगा, मतलब वो हाइपर कॉन्जुगेशन से तो ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन ये sp3 है तो नॉन एरोमेटिक रेजोनेंस फिनोमेना। ठीक है, और कोई डाउट है तो बताओ, लेकिन कहीं कोई गड़बड़ नहीं करना, और कोई डाउट है किसी को तो बोलो। हाउ इनटू इनटू एक मिनट, उसी क्वेश्चन की बात कर रहा था शायद, एक मिनट रुको, इनटू मतलब विच क्वेश्चन की बात कर, कौन सा क्वेश्चन था आपने, बोल रहा था ऑक्टेट एक्सपेंडेड, किस क्वेश्चन में, क्या किस क्वेश्चन में बोल रहा था तू, ये ऑक्टेट इज एक्सपेंडेड, किस क्वेश्चन में बोल रहा था यार, ऑक्टेट इज एक्सपेंडेड, ऑक्टेट एक्सपेंडेड मैंने तो नहीं बनाया,
इन सेवन वाला, अच्छा सेवेंथ वाले क्वेश्चन में उसमें कौन सा क्वेश्चन बताना था अपन को? ऑक्टेट एक्सपांडेड है। सेवेंथ का कौन सा था वो? सेवेंथ का 2 वाला? नहीं, ऑक्टेट एक्सपांड कहाँ किया अपन? अपन ने किया ही नहीं कभी। ये किया ना अपन ने, ये ऑक्टेट एक्सपांड अपन ने किया ही नहीं। अपन ने तो ऐसे ही रखा, अपन ने तो डिलोकलाइजेशन भी नहीं किया। अपन ने तो ये कहा कि अगर रेजोनेंस पूछोगे तो ऐसे बता दूंगा, हम कहीं ऑक्टेट एक्सपांड नहीं करेंगे। अपन तो ऐसे बना देंगे, और वो भी अनस्टेबल। आपने पूछा कि वहां डिलोकलाइजेशन पॉसिबल है तो बोल रहा हूं, नहीं तो मैं वो भी नहीं बोलता। क्योंकि जब आप नेगेटिव चार्ज बनाने वाले हो ये वाले इलेक्ट्रॉन से, उससे वहां पर नेगेटिव चार्ज जो आएगा वो अनस्टेबल होगा, क्योंकि लोन पेयर वाले एटम के साइड में अपन बना रहे हैं ये अपन है, मतलब इधर पॉजिटिव चार्ज निकलेगा, इधर लोन पेयर एक बचा हुआ है, एक लोन पेयर से बना। तो अपन से पूछेंगे यहाँ डिलोकलाइजेशन है क्या, तो हाँ अपन बता दें। पार्ट 4 का 6 और 8 पूछा है, पार्ट 3 में कुछ भी नहीं पूछा। पार्ट 4 का 6 एंड 8 अभी बता देता हूँ मैं। पार्ट 4 का 6 एंड 8 हो गया। चलो भाई 6 एंड 8 मतलब ये कॉम्प्रिहेंशन होगा, बस अभी बता देता हूँ। देखो पार्ट 4 का 6 एंड 8 है, किसी ने एक्सरसाइज 3 से भी पूछा था, तो पहले अपन 6 वाला देख लेते हैं। 6 वाले में द मोस्ट स्टेबल कार्बो एनाइन है ये, है तो ठीक है भाई, अपने पास ऐसे क्यों है, ये ब्रिजहेड है, और इधर अपने पास गिवन है सी नेगेटिव चार्ज ऑन दिस, इधर मिथाइल है, इधर मिथाइल है, ये तो 3 डिग्री है, बहुत कम स्टेबल होगा भाई हमारे हिसाब से। ये था। बी वाला देख लेते हैं। बी वाला बी ब्रिजहेड है, और इधर सी, इधर 3 एमी है, एमी और एमी है, और इधर एक एम इधर है, और ये नेगेटिव चार्ज, ये भी 3 डिग्री है। सी की बात करते हैं। सी में ये ब्रिजहेड है, और ब्रिजहेड पे नेगेटिव चार्ज काफी स्टेबल होना चाहिए, लेकिन ये भी 3 डिग्री है। सी Me3 लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये भी एमी। और अपन कहेंगे डी वाला, और डी वाला तो 1 डिग्री एनाइन है, ये तो काफी स्टेबल होगा, क्योंकि 1 डिग्री एनाइन इज स्टेबल ना, एज कंपेयर टू 3 डिग्री, बाकी सब तो 3 डिग्री। तो ये डी वाला आंसर बताओ, क्योंकि 1 डिग्री एनाइन इज मोस्ट स्टेबल ना, ये बता देंगे। ठीक है, और 7th वाले की बात करेंगे अपन, तो वो ड्यू टू प्लस इफेक्ट ही बताया। 7th वाले में आपने कहा कि द स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल्स, तो फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी अगर मुझे बताना है तो इसमें अपने पास बेंजीन है, जब भी C6H5 लिखा हो बेंजीन जरूर लिखना। ये 1 डिग्री रेडिकल है, इसमें सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन काउंट करना होगा। इसमें CH3 CH2 और CH2 रेडिकल है, और यहाँ पर C बेंजीन है, और यहाँ पर ये आपने CH2 रेडिकल बनाया, ये तो बेंजाइलिक है, बहुत रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, और CH3 रेडिकल। अगर अपन इन दोनों में चेक करें तो ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसमें प्लस आई होगा। इसमें लेकिन क्या होगा ना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हटाते हैं ना, ये वाले, और बहुत सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हटाते हैं, जबकि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है ना, तो इलेक्ट्रॉन देंगे ये बस। तो इन दोनों में अगर स्टेबिलिटी चेक करूंगा तो 2 की स्टेबिलिटी ज्यादा है। अभी अपन 3 और 4 की बात करते हैं। 3 में तो रेजोनेंस बना हुआ है, बिकॉज डायरेक्टली अटैच्ड है, ये बॉन्ड कॉन्जुगेशन है रेडिकल, तो अपन कहेंगे 3 इज मोर स्टेबल देन 2 इज मोर स्टेबल देन 1। अगर अपन 4 और इसमें चेक करें तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, इसलिए मैं ये ठीक है। तो ये थोड़ा सा, हाँ शीट में थोड़ा अजीब सा स्ट्रक्चर होता है, डर तो जाओगे, लेकिन आप डरो मत, ये देखो ना कि भाई एनाइन कौन से डिग्री पे बना हुआ है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने पार्ट 4 पूछ लिया, किसी ने एक्सरसाइज 3 में कुछ पूछा था, एक्सरसाइज 3 का कौन सा स्ट्रक्चर पूछा, कौन सा क्वेश्चन पूछा था आपने? एक्सरसाइज 3 का कोई क्वेश्चन पूछा था ना किसी ने? और पार्ट 2 का 8th का 7th क्वेश्चन, कौन सा 7th क्वेश्चन, ये वाला? हाँ तो अपन को गिवन है ना, देखना पीएच है, CH2 है, CH2 है, रेडिकल, तो पीएच तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना कार्बन। सेकंड वाले में CH3 है, CH3 है, CH2 है, रेडिकल।
sp2 होगा तो इस कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन अटैच है, इसमें तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अटैच नहीं है, मतलब ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन देंगे, ये तो इलेक्ट्रॉन इससे पुल करने की कोशिश करेगा। अल्फा तो दोनों में 2 है, तो मैं डिफरेंस वाले पार्ट को चेक कर लेता हूँ। ये बहुत सारे sp2 कार्बन है जो इससे इलेक्ट्रॉन पुल करने की कोशिश करेंगे, तो वो उससे इधर तो sp3 है ना, तो इलेक्ट्रॉन देगा ही क्योंकि ये भी sp, तो 1 और 2 में मैं कहूंगा 2 ज्यादा सही होगा। इन दोनों में कोई डाउट नहीं है तो बताओ, कोई डाउट नहीं। थर्ड वाले में अपन को क्या ना बेंजाइलिक गिवन है। हम बेंजाइलिक का मतलब इसमें तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी अपन क्या बोलते हैं, दो एटम जो डबल बॉन्ड को होल्ड करते हैं, अगर उनसे जो एटम अटैच्ड है उसके पास अगर रेडिकल है तो कॉन्जुगेशन है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टेस्ट में नहीं। तो अपन कहेंगे ठीक है फिर बना ही दो पूरा, बेंजीन हो गया, दो एटम जो डबल बॉन्ड को होल्ड करते हैं उनसे जो एटम अटैच्ड है उसके पास रेडिकल है तो रेजोनेंस। ठीक है, 3 से किसी ने कुछ नहीं पूछा था, अब मुझे 8th क्वेश्चन का कुछ पूछ रहे हो। 8th क्वेश्चन का मतलब पार्ट 2 का 8th क्वेश्चन, पार्ट 2 का 8th क्वेश्चन का एक क्वेश्चन पूछा है, तो अपन का पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 और उसमें एफ वाला पूछा है। एफ वाला मतलब एफ, तो साइक्लोटेट्राइन बताया तो था, ये तो एंटी एरोमेटिक भी नहीं हो सकता। अभी पूछा तो था किसी ने साइक्लोटेट्राइन क्या होता है, नॉन प्लेनर, ये तो नॉन प्लेनर है, ना ये एरोमेटिक है ना एंटी एरोमेटिक है, ये बस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो यह पार्ट 3 में पार्ट 1 का 11। एक बात बताओ ये क्या है, 1 2 के B6 मतलब समझ में नहीं आया, क्या करना है उसका, क्या लिखा था। अच्छा पार्ट 3 का, पार्ट 3 में फिर एक मिनट है, पार्ट 3 में कुछ पूछा है तुमसे, तो 1 का 2 के पता नहीं क्या लिखा हुआ है, अच्छे से तो लिखो भाई, अब इतने पढ़े लिखे तो है नहीं हम तुम्हारे जैसे, क्या मेरी समझ में नहीं आ रहा है। 2 का बी ऑप्शन, अच्छा 2 का बी ऑप्शन करेंगे, रुक जा, अब 2 का बी ऑप्शन इतना तो समझ में आ गया। अच्छा देख मैं पढ़ रहा हूँ, which of the following statement is incorrect about resonance, बी ऑप्शन, all resonating structures remain in equilibrium, गलत, इक्विलिब्रियम थोड़ी होता है, ट्रांजिशन स्टेट, तो इक्विलिब्रियम को थोड़ी बताते हैं अपन तो ऐसे थोड़ी बनाते हैं स्ट्रक्चर, वो एरो तो ऐसे बनाते हैं यार, ट्रांजिशन स्टेट, ये इक्विलिब्रियम अलग होता है वो अलग होता है। अब 1 2 के पता नहीं क्या पता। दूसरा एक मिनट रुकना है, अब पार्ट 3 का कुछ तो लिखा है, अब यार तुम लोग क्या बोल रहे हैं फर्स्ट वाला, the most stable resonating structure explain all the characteristics of a species, हाँ सही तो है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड सारे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेगा, दैट्स करेक्ट। चलो एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 के 11 पे जा रहा हूँ, एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 का 11, फिर अच्छे से क्लियरली लिख देना, मैं वो भी बता दूंगा, तब तक अपन टाइम वेस्ट नहीं करते ना, जिसके डाउट्स हम फटाफट करते हैं। जेई ऑनलाइन, ओके, काफी कम क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन है भी उसमें, अरे यार मेरे इसमें तो 11th क्वेश्चन है ही, कौन सा पूछा तुमने, एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 का 11th क्वेश्चन, पार्ट 3 का, अच्छा क्वेश्चन 1 पूछ रहा है, मैं तो 11 क्वेश्चन तो है ही नहीं यार मेरे इसमें, एक्सरसाइज 3 का, अच्छा अच्छा 11th है तो उसमें, 11th भी है, क्वेश्चन नंबर 1 भी है और 11th भी है, पार्ट 3 का क्वेश्चन 1 भी बताता हूँ 11th भी बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है अपन को राइट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द मॉलिक्यूल, हाँ तो ठीक है, पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का वैसे अपन ने बहुत ज्यादा अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया, लेकिन अपन कर सकते हैं, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, तो जितनी जगह डीलोकलाइजेशन होगा वो सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे अपन को ये गिवन है OH, इधर डबल बॉन्ड है, इधर CH है, इधर CH, इधर CH का डबल बॉन्ड, तो लिखते हैं ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसको डीलोकलाइज करके इधर एक बन गया,
ये पॉजिटिव चार्ज होगा और इधर नेगेटिव चार्ज। डबल पर बनाऊंगा तो इसको डिलोकलाइज करके इस पे लेके आऊंगा तो एक और बन गया। तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर अपन को बताने हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, तो दूसरा अपन को ये बन गया। तो इधर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है तो बता देंगे भाई। देख आप स्टेबिलिटी की बात तो नहीं कर रहे, लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की बात की है, तो बना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 का क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 छोड़ दो, दैट इज हाइड्रोजनेशन, अभी इसको छोड़ देते हैं। फिर एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 का क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 अपन ने क्लास में किया हुआ है, वैसे लीस्ट टेबल बता सकता हूं। लीस्ट टेबल बताने के लिए मुझे ये चेक करना होगा कि किस स्ट्रक्चर में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। देख भाई, सी और डी में ऑक्टेट कंप्लीट है सभी एटम के, ए और बी में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है कार्बन का, लेकिन ए में जो नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन है ना, वो लोन पेयर वाले एटम के पास है, जो नहीं होना चाहिए, वो तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा अगर नेगेटिव चार्ज लोन पेयर वाले एटम के पास होगा तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल अपन ए को बता देंगे, तो गलत है वैसे नहीं। फिर आपने कोई क्वेश्चन पूछा पार्ट 3 में, पार्ट 1 में। अच्छा एक बात है, देख भाई, अगर अपने पास कोई कंपाउंड ऐसे हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग, क्योंकि मैंने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन नहीं किया। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल देन, अपन ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH पॉजिटिव चार्ज एंड इससे ज्यादा स्टेबल, और लिख लेते हैं CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव चार्ज, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 पॉजिटिव चार्ज। फिर अपन ऐसे लिख लेते हैं दैट इज डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। फोर्थ ऐसे लिख लेता हूं, इधर पॉजिटिव चार्ज। फिफ्थ ऐसे लिख लेता हूं CH2 पॉजिटिव चार्ज। सिक्स्थ ऐसे लिख लेता हूं CH2 and CH2 पॉजिटिव चार्ज। सेवेंथ ऐसे लिख लेता हूं एट्थ ऐसे लिख लेता हूं पॉजिटिव चार्ज एंड CH डबल बॉन्ड CH2। नाइन्थ ऐसे लिख लेता हूं और टेंथ ऐसे। इतना काफी होगा। तो इससे इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा वो चेक करना है कार्बोकेटाइन। तो कैसे बताएंगे? एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ दो, वो रीअरेंजमेंट वाला पार्ट। देख, इसमें 6 हाइड्रोजन का अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन है इसमें बस। इसमें 2 का हाइपर कॉन्जुगेशन है, 2 अल्फा, तो उसके अलावा कुछ भी नहीं, तो इसको हटा देंगे। इसमें रेजोनेंस फिनोमेना होगा, ये एंटी एरोमेटिक। ये तो बहुत बहुत कम स्टेबल, ये तो एरोमेटिक है, इसलिए ये हाईली स्टेबल। ये तो बेंजाइलिक है, रेजोनेंस स्टेबल बेंजाइलिक। इसमें अपन कहेंगे अब इन दोनों में बड़ा अच्छा कंपैरिजन, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, 5 अल्फा। इधर 3 CH3 है, इधर भी 3 CH3, इधर CH2 है, इधर भी CH3 और इधर रिंग भी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, ये है sp2 माइनस,
यहाँ कोई माइनस आई वाला नहीं, ये वाला पार्ट तो सेम। इधर वाले पार्ट में ये डायरेक्टली अटैच नहीं है ना, जैसे इससे डायरेक्टली अटैच होता है ना कार्बन से जिसको पॉजिटिव चार्ज है, तो अपन कहते हैं कॉन्जुगेशन है, अभी कॉन्जुगेशन नहीं। तो ये क्या करेगा, sp2i बड़ा बहुत सारे कार्बन है, ये इससे पुल करने की कोशिश करेंगे। अगर इससे इलेक्ट्रॉन पुल करने की कोशिश करेंगे तो वो उससे पुल करने की कोशिश करेगा। मतलब यहाँ पर इस कार्बन से कोई विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, ये सिर्फ दे रहा है इसको इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर कोई थोड़ा भी इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो वो उसको कम दे पाएगा। सो यहाँ पर अपन चेक करेंगे तो ये नहीं होगा, इसमें तो एरोमेटिक है, ये होगा। इसमें अपन कहेंगे ऑब्वियसली बात है, एक CH3 है और उधर रेजोनेंस भी था तो होगा ही होगा। इसमें तो बेंजाइलिक है, मतलब ये तो ज्यादा स्टेबल होगा इससे, क्योंकि ये तो 2 डिग्री बेंजाइलिक है ना, मतलब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी है और रेजोनेंस भी है, इधर से हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें सिर्फ रेजोनेंस था, तो होगा ही होगा ये तो। अच्छा मेरे पास ऐसे भी था, ड्यूट्रियम इज आइसोटोप। आप डायरेक्टली नहीं बता सकते इसमें 5 अल्फा 6। इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा या इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, तो अपन कहेंगे दोनों में हाइपर कंजुगेशन है। मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताऊं, स्ट्रक्चर अपने आप भी ड्रॉ करो ना कुछ, उसमें क्या है, बेंजीन ड्रॉ कर लो, ये लो। ड्रॉ करने के लिए था क्या वहां पर, पीएच लिखा, ये लो। अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई ये वाला पार्ट हटा रहा हूं, है आपके पास आंसर आ गया 1 2 3 4 5 6 7, अपन के पास 7 आंसर आ गया। 11 is less stable. Why it is so? Because जो आइसोटोपिक बॉन्ड होता है ना, ये जैसे अपन लिखेंगे ना HCl और BCl, आइसोटोप का साइज जो होता है वो छोटा होता है, साइज ऑफ H इज लार्जर देन D। तो अगर इसका साइज छोटा होगा तो बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, अगर बॉन्ड लेंथ छोटा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, और बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर ज्यादा हुआ तो हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें वीकर बॉन्ड है ना CH, तो फास्ट होगा क्योंकि जल्दी इजीली ब्रेक हो सकता है ना सिग्मा का, इधर इजीली ब्रेक नहीं हो सकता, CD बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। तो ये कम स्टेबल होगा क्योंकि उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन फास्ट है, 3 हाइड्रोजन एटम का, इधर 3 D यूज किया। अब आराम से एक बार टेस्ट दोगे ना, तो टेस्ट के बाद अपन को समझ में आएगा कि अपन क्या गलती करके आते हैं, जो गलती नहीं। कोशिश करना गलती। हाइड्रोजन तो अपन देखेंगे, मतलब बाद में मैं बताऊंगा आपको करना क्या है, कैसे क्या। मैंने बंद ही कर दिया, मतलब बहुत हो गया यार आज, ज्यादा ही बढ़ गया ना। 6 तरीके 6 है एरोमेटिक कैरेक्टर, 6 में एरोमेटिक कहाँ से आता है। हाँ हाँ हाँ, अब UC1 क्या था उसमें पूछ रहे थे, अब बाद में भेज देना क्वेश्चन, मैं आराम से बैठ के बताऊंगा रात को बैठ के, आप मुझे जो भी क्वेश्चन हो भेज देना, तो मैं काफी क्वेश्चन का आंसर दे भी रहा हूँ फटाफट। हाँ ऑब्वियसली, रिवीजन क्लास होंगे ना, बहुत कुछ होगा तब तो, जो थोड़ा जल्दी थोड़ा क्लास थोड़ा ज्यादा लगा रहे हैं, फिर बाद में अपन बहुत कुछ करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू, चलो बाय।